औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग की आज की लेक्चर में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की लेक्चर में हम डिजिटल ट्रांसमिशन स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क था वो हमने स्टडी किया था। आज हम ज़रा इसमें आगे जाएंगे, हम पढ़ेंगे डिजिटल ट्रांसमिशन, एनालॉग ट्रांसमिशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं और डिजिटल ट्रांसमिशन को पढ़ते हैं। आपको ऑलरेडी पता है हमारे पास डिजिटल ट्रांसमिशन में हमारे पास चार में बेसिकली डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन जो हमारे पास है डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन है। इन दिस सेक्शन वी सी हाउ वी कैन रिप्रेजेंट डिजिटल डेटा बाय यूजिंग डिजिटल सिग्नल। द कन्वर्जन इन्वॉल्व थ्री टेक्निक: लाइन कोडिंग, block coding and scrambling. Line coding is always needed. Block coding and scrambling may or may not be needed. क्लियर है ना कि लाइन कोडिंग जो है ना हमारे पास हमेशा इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जबकि ब्लॉक कोडिंग एंड स्क्रैम्बलिंग कभी ज़रूरत हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती। सही है। तो द टॉपिक डिस्कस एंड दिस सेक्शन आर लाइन कोडिंग स्कीम्स, ब्लॉक कोडिंग एंड स्क्रैम्बलिंग। ये सारे टॉपिक जो है ना हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन में। अच्छा, तो आप इस फिगर से देख सकते हैं लाइन कोडिंग एंड डिकोडिंग का हमारे पास ये फिगर है। इसमें हम अब लाइन कोडिंग एंड डिकोडिंग इस चीज़ को क्लियर करेंगे। सही है। क्या हमारे पास कि हमारे पास दो कंप्यूटर है, वन इज सेंडर कंप्यूटर एंड सेकंड इज रिसीवर कंप्यूटर। क्लियर है। आपको ऑलरेडी पता है कि कंप्यूटर जो है ना जो 0-1 को समझ सकता है, वो सिर्फ डिजिट को समझ सकता है, इनको कोई और चीज़ की कुछ समझ नहीं है। तो हमारे पास इसमें जो ट्रांसमिशन सब चीज़ें होगी वो तो इस तरह डिजिटल में होगी। सही है। तो देख सकते हैं हमारे पास कंप्यूटर से डेटा फ्लो हो रहा है, तो हम इसमें कोई भी डिजिटल डेटा इनपुट करते हैं लाइक दिस 0101 इसमें, तो वो जो है ना हमारे पास क्या होता है, इनकोड होता है किसी के मोडेम के थ्रू, किसी डिवाइस के थ्रू। क्लियर है कि यहाँ पर ये हमने डेटा इनपुट कर दिया, इस फॉर्म में ये डिकोड हो गया और फिर हमारे पास वो चैनल पर लिंक पर ट्रांसमिशन उसकी होगी। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे पास डिजिटल ट्रांसमिशन है। तो मीन आप देख सकते हैं ये हमारे पास अब डिजिटल ट्रांसमिशन का रिप्रेजेंटेशन है कि उसमें हमारे पास जो डेटा है ये सहा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्जन करता है। तो ये हमारे पास अब डिजिटल सिग्नल है। और आप इस रिसीवर साइड पर भी देख सकते हैं कि हमारे पास डिकोडर यूज होगा। यहाँ हमने जो कुछ इनपुट कर लिया उसको सेंड कर लिया इस डिजिटल सिग्नल से, चैनल से वो गुजर के यहाँ वो इनकोड होगा। तो इस साइड पर हमारे पास रिसीवर साइड पर वो क्या होगा, वो हमारे पास डिकोडर होगा। दोबारा यहाँ पर डिकोड होकर वो हमारे पास इसी तरह डिजिटल डेटा में कन्वर्ट होगा, यानी सहा हमारे पास वो रिसीवर को पहुँचाएंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली था लाइन कोडिंग के अंदर कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्लियर है ना कि लाइन कोडिंग एंड लाइन डिकोडिंग। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना हम सिग्नल पढ़ेंगे, सिग्नल एलिमेंट वर्सेस डेटा एलिमेंट। कि हमारे पास सिग्नल एलिमेंट क्या होते हैं एंड उसके जो हमारे पास डेटा एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो आई होप आपको सिग्नल डेटा की समझ है। हमने डेटा भी पढ़ा है, सिग्नल भी पढ़े हैं। अब हम ज़रा इन दोनों की क्या करेंगे, एलिमेंट्स को ज़रा स्टडी करेंगे। सही, जस्ट सिग्नल एंड डेटा आप लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा है बेसिक में। अच्छा, देख लें हमारे पास ये फिगर में आप देख सकते हैं, आप फिगर नंबर ए को देख लें कि वन डेटा एलिमेंट फॉर वन सिग्नल एलिमेंट आर इक्वल है 1। समझ आ रही है कि हमारे पास एक डेटा एलिमेंट जो है ना, जो वन सिग्नल एलिमेंट जिसमें हमारे पास आर की वैल्यू जो है ना 1 हो, तो आप इस फिगर से देख सकते हैं हमारे पास वन डेटा एलिमेंट है और ये हमारे पास वन सिग्नल एलिमेंट है। क्लियर है ना। ये हमारे पास डिजिटल ट्रांसमिशन हो रही है और डिजिटल ट्रांसमिशन हो रही है तो हमारे पास इसमें जो डेटा एलिमेंट है पर वन सिग्नल एलिमेंट है। अच्छा, आप जरा इस फिगर 2 को, फिगर बी को जरा देख ले।
तो फिगर बी में हमारे पास है कि 1 डेटा एलिमेंट फॉर 2 सिग्नल एलिमेंट, जिसमें हमारे पास आर की वैल्यू जो है ना 1/2। तो आप देख सकते हैं हमारे पास वही 1 वाला साइकिल है, लेकिन यहाँ पर हाफ हाफ है, तो 1/2 क्लियर है, तो 0.5 एंड 0.5। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, 1 डेटा एलिमेंट है और हमारे पास 2 सिग्नल एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्लियर है, ये ए फिगर एंड फिगर नंबर बी, इन दोनों में आप देख सकते हैं ये हमारे पास 1 डेटा एलिमेंट है, तो इसमें हमारे पास 1 सिग्नल एलिमेंट है। अगर आप जरा यहाँ देख ले तो हमारे पास 1 डेटा एलिमेंट है और 2 सिग्नल एलिमेंट हमारे पास इसमें ये है, तो मीन इस दोनों सेम है, बट यहाँ पर हमारे पास हाफ सिग्नल है। अच्छा, आप फिगर नंबर जरा सी पर आ जाए तो उसमें है कि 2 डेटा एलिमेंट फॉर 1 सिग्नल एलिमेंट, तो उसकी में आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। तो 2 डेटा एलिमेंट आप देख सकते हैं 1 1 0 1 1 1, तो 1 सिग्नल एलिमेंट है, ये 2 डेटा एलिमेंट में इस पाम में होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर फिगर नंबर डी में जरा देख ले कि 4 डेटा एलिमेंट फॉर 3 सिग्नल एलिमेंट, तो उसमें हमारे पास आर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 4/3 होगी। तो आप देख सकते हैं 1 1 0 1, तो ये हमारे पास 4 डेटा एलिमेंट है। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर हम एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल में हमारे पास है कि ए सिग्नल is carrying data in which 1 data element is encoded as 1 signal element r equal to 1 if the bit rate is 100 kilobit per second. What is the average value of the baud rate if c is between 0 and 1? अच्छा, तो उसको हम अब सॉल्व करेंगे। We assume that the average value of c is 1/2, the baud rate is then, तो हम फार्मूला आपको पता है कि s इक्वल है c मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई 1/r, तो उसमें हम जब वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास है 1/2 मल्टीप्लाई 1000000 मल्टीप्लाई, और हम यहाँ पर 1 अपनी जगह और r में की जो वैल्यू है हमारे पास 1 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास r की वैल्यू जो है वो 1 दिया गया है, सही, और सी हमारे पास बिटवीन दिस है, एंड हमारे पास जो बिट रेट है वो 100 किलोबिट पर सेकेंड है। क्लियर है ना? तो वो आपको ये फार्मूला याद करने की जरूरत है। आपको ये फार्मूला क्लियर हो तो आप सारी यही वैल्यू जो है ना इस फार्मूले में फिल करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास 50,000 आ गया, और हम इसको किलोबर्ट्स में करेंगे तो हमारे पास 50 आता है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमने एक बात को नोट करनी है यहाँ पर कि although the actual bandwidth of a digital signal is infinite, the effective bandwidth is finite। क्लियर है? यहाँ पर बात नोट करने की क्या है कि जो हमारे पास एक्चुअल बैंडविड्थ होगा ऑफ द डिजिटल सिग्नल तो हमारे पास इनफाइनाइट होगा, जबकि इफेक्टिव बैंडविड्थ जो है हमारे पास फाइनाइट होगा। तो यहाँ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट की ये बात हमने याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है कि द मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ ए चैनल, जिसको हमने अभी पिछले वाले चैप्टर में हमने इसको किया है, तो इज एन मैक्स इक्वल है 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई log of 2l defined by the Nyquist formula. Does this agree with the previous formula for n max? क्लियर है ना? तो हम ये फार्मूला लिखेंगे तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं कि सिग्नल विद एल लेवल एक्चुअली कैन कैरी log of 2l bit per level if each level correspond to one signal element and assume। ओके, तो एक बात हमने यहाँ पर नोट करनी की है कि although the actual bandwidth of the digital signal is infinite, effective bandwidth is finite। क्लियर है कि हमारे पास जो एक्चुअल बैंडविड्थ होगा डिजिटल सिग्नल ये हमारे पास इनफाइनाइट होगा, जबकि इसका जो इफेक्टिव बैंडविड्थ है ये हमारे पास फाइनाइट होगा। ओके, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में है कि द मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ ए चैनल सी चैप्टर नंबर 3 में आप लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि इज एन मैक्स equal है 2 multiply v multiply log of 2l defined by the Nyquist formula. Does this agree with the previous formula for
n megs. So चलो सॉल्व करते हैं. A signal with L level actually can carry log of 2L bit per level. If each level corresponds to one signal element and we assume the average case C equal है 1/2, then we have n megs of equal है 1/C multiply V multiply R. सो हम पुट करेंगे इसमें वैल्यू क्योंकि हमें दिया गया है. आप देख सकते हैं n मेग्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई v मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 2l. सो क्या है कि हमारे पास उस चैप्टर में उसमें जो हमारे पास इजी का डिफाइन हुआ है तो उससे भी हम वो उसकी वैल्यू ले सकते. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1/2 से, तो यहाँ पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई v मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 2l. क्लियर है ना कि जो कि हमारे पास यहाँ पर दिया गया है. तो अब आगे हम इनको ज़रा और क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो आप अब समझ आ जाएगा कि किस तरह है. अच्छा, तो आप ज़रा इस फिगर से देख सकते हैं. ये हमारे पास एक फिगर दिया गया है कि इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन. तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास सेंडर साइड फिगर है एंड ये हमारे पास रिसीवर साइड पर है. तो आप सेंडर साइड पर देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन हो रही है ये डिजिटल ट्रांसमिशन हो रही है, डिजिटल फॉर्म में है. क्लियर है ना. मीन कि जो हमारे पास जो फिगर है बिट्स है वो 1 0 1 1 0 0 0 1 ये हमारे पास सेंटर डिजिटल ट्रांसमिशन की हो रही है, जबकि हमारे पास रिसीवर साइड पर डिजिटल ट्रांसमिशन है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 1 0 1 1 1 0 0 0. क्लियर है. तो मीन हमारे पास अब यहाँ पर इफेक्ट ऑफ लैक सिंक्रोनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं. तो मीन यहाँ पर हमारे पास ये इसका वो ये है सेम. ओके, अब जरा हम एक एग्जांपल करते हैं कि इन ए डिजिटल ट्रांसमिशन द रिसीवर क्लॉक इज 0.1% फास्टर देन द सेंडर क्लॉक. क्लियर है कि हमारे पास डिजिटल ट्रांसमिशन में जो रिसीवर साइड होगा और क्लॉक होगा वो हमारे पास 0.1% जो है ना फास्टर होगा देन सेंडर क्लॉक से. हाउ मेनी एक्स्ट्रा बिट पर सेकेंड डॉज द रिसीवर रिसीव एट द डेटा रेट इज 1 किलोबाइट पर सेकेंड. क्लियर है कि अब यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा बिट्स सेकेंड जो है ना रिसीव होंगे रिसीवर साइड पर एट द डेटा रेट हमारे पास 1 किलोबिट पर सेकेंड होगा. एंड हाउ मेनी एट द डेटा रेट इज 1 MB मेगाबिट पर सेकेंड. क्लियर है. हम अब फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास 1 मेगाबिट पर सेकेंड एंड 1 किलोबिट पर सेकेंड पर अलग अलग उसका जो डेटा रेट है वो क्या होगा. तो चलो सॉल्व करते हैं. एट 1 किलोबिट पर सेकेंड द रिसीवर रिसीव 1001 बिट पर सेकेंड इंस्टेड ऑफ 1000 बिट पर सेकेंड. क्लियर है कि हमारे पास जो रिसीवर साइड पर है अगर हम 1 किलोबिट पर सेकेंड की बात करें तो हमारे पास रिसीवर साइड पर जो रिसीव होगा वो हमारे पास 1 एक्स्ट्रा रिसीव होगा. क्लियर है. जबकि हमने सेंड जो किया है 1000 किए थे, जबकि हमें जो रिसीव होगा वो हमारे पास 1001 बिट पर सेकेंड होगा. देख सकते हैं ये हमारे पास 1000 बिट सेंड हो गए एंड 1001 बिट रिसीव हो गए. तो मीन 1 एक्स्ट्रा बिट हमारे पास रिसीव होगा. क्लियर है. ओके, ये तो हमारे पास था 1 किलोबिट पर सेकेंड के रफ्तार से के डेटा रेट के क्या था. अब हम जरा करेंगे कि एट 1 मेगाबिट पर सेकेंड द रिसीवर रिसीव 1001,000 बिट पर सेकेंड इंस्टेड ऑफ 1,000,000 बिट पर सेकेंड. क्लियर है कि हमारे पास अगर हम 1 मेगाबिट पर सेकेंड के रफ्तार से सेंड कर ले तो जो रिसीवर होगा हमारे पास वो इतना वो रिसीव करेगा. देख ले ये इतने सेंड कर लिया, ये हमारे पास वो रिसीव हो गया और हमारे पास जो एक्स्ट्रा बिट पर सेकेंड रिसीव होगा वो हमारे पास क्या है 1000. क्लियर है. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक फिगर है कि जिसके थ्रू आपको प्रीवियस वाला एग्जांपल क्लियर हो जाएगा कि अफेक्टिंग ऑफ लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन लाइक सेंड हो रहा है. यहाँ पर हमारे पास
डिजिटल ट्रांसमिशन हो रही है, एंड ये हमारे पास रिसीवर साइड पर भी डिजिटल ट्रांसमिशन के थ्रू हमारे पास रिसीवर हो रही है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि हम जब इसको ट्रांसमिशन कर रहे हैं डिजिटल बिट्स तो हमारे पास फ्लो हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो मीन 1 0 1 1 0 0। ओके स्टूडेंट, तो आप ज़रा इस फिगर में देख सकते हैं कि इफेक्टिव ऑफ लाइक सिंक्रोनाइजेशन, ये हमारे पास सेंटर हो रहा है डिजिटल ट्रांसमिशन, एंड ये हमारे पास रिसीव हो रहे हैं डिजिटल ट्रांसमिशन। तो आप देख सकते हैं ये बिट्स का कि 1 0 1 1 0 0 1। क्लियर है? तो ये हमारे पास डिजिटल ट्रांसमिशन सेंडर साइड पर इस तरह होगा, जबकि रिसीवर साइड पर आप देख सकते हैं कि 1 1 0 1 1 1। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी कुछ सेंड करेंगे तो हम मतलब बिट्स तो अभी देख सकते हैं आपके हमारे पास यहाँ 1 0 1 1 ये इस तरह सेंड हो रहा है, लेकिन हमारे पास रिसीवर साइड पर देख लीजिए क्या हो रहा है 1 1 0, यहाँ पर 1 0 1 था, यहाँ पर आप जब देखें तो चेंजेस आ गई ना। क्लियर है? ओके ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि इन ए डिजिटल ट्रांसमिशन द रिसीवर क्लॉक इज 0.1% faster than the sender clock. How many extra bit per second does the receiver receive if the data rate is 1 kilobit per second? How many of the data rate is 1 megabit per second? क्लियर है? हमने अभी फाइंड आउट करना है कि हमारे पास 1 किलोबिट पर सेकेंड के पर और हमारे पास 1 मेगाबिट पर सेकेंड, इन दोनों पर अलग अलग डेटा रेट क्या होगा अगर हमें ये दिया गया है। तो आप ज़रा हम अभी इसको ज़रा सॉल्व करते हैं कि एट 1 किलोबिट पर सेकेंड द रिसीवर रिसीव 1001 बिट पर सेकेंड इंस्टेड ऑफ 1000 बिट पर सेकेंड। क्लियर है? हमने यहाँ पर जो सेंड किए हैं बिट्स वो हमारे पास 1000 है, जबकि हमारे पास जो रिसीव हो गए हमारे पास 1001 बिट्स है, मीन के 1 हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा है, तो मीन के 1 बिट एक्स्ट्रा बिट भी हमारे पास आ गया। अच्छा, अब अगर हम इसको करेंगे 1 मेगाबिट पर सेकेंड की रफ्तार से, तो जो रिसीवर रिसीव 10010000 बिट पर सेकेंड इंस्टेड ऑफ 100000 बिट पर सेकेंड। क्लियर है? अगर हम इसकी रफ्तार से इसको सेंड करें तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये हमारे पास सेंड वाला बिट्स है, ये हमारे पास रिसीव बिट्स हैं, एंड हमारे पास 1000 एक्स्ट्रा बिट रिसीव हो गए। क्लियर है? अच्छा, अब जरा हम इस फिगर में लाइन कोडिंग स्कीमा पढ़ेंगे। लाइन कोडिंग स्कीमा बेसिकली हमारे पास 5 इसके सब पार्ट्स है। लाइन कोडिंग में हमारे पास फर्स्ट वन जो है यूनिपोलर है, सेकंड है एस पोलर, बाईपोलर, मल्टी लेवल एंड मल्टी ट्रांसमिशन। तो ये तो की हमारे पास लाइन कोडिंग की सब पार्ट्स सब डिवीजन इसकी हुई है। अब जरा हम इस एक के अंदर जाएंगे और एक एक का हम जब सब पार्ट पढ़ेंगे तो आप ये सारी चीज़ें जो है ना आप ऑलरेडी डेटा कम्युनिकेशन में क्लियर कर चुके हैं। यूनिपोलर, पोलर, बाईपोलर, असल में ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो जो बाईपोलर है हमारे पास NRZ होता है, जबकि पोलर जो है ना NRZ, RZ एंड बाई फेस मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर, ये सारे हम इसमें ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास बाईपोलर है जो कि AMI एंड परस्यूडो टर्नरी है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास मल्टी लेवल है जो कि 2B 1Q 8B 6T एंड 4D पेन्स है। इसके बाद हमारे पास मल्टी ट्रांसमिशन है जो कि MLT3 है। ओके, हम अब ज़रा स्पीकर के थ्रू यूनिपोलर NRZ स्कीमा को ज़रा क्लियर करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास टाइम, ये एक्सिस से जो है ना टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि ये वाई एक्सिस हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, एम्पलीट्यूड। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है, एंड ये अलग अलग बिट्स जो है ना इस डिजिटल ट्रांसमिशन हो रही है। तो आप देख सकते हैं 1 0 1 1 0। क्लियर है? तो ये मीन कि हमारे पास पॉजिटिव एंड 0। क्लियर है ना, नेगेटिव, ये सारा ये रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, चलो ज़रा हम इसको नॉर्मलाइज पावर में वो करेंगे तो 1/2 V² प्लस 1/2, तो 0 हम यहाँ लिखेंगे। क्यों 0 लिखेंगे, ये हमारे पास
ये रिप्रेजेंट दिया गया है ऐसे। अच्छा, हम अब इस जीरो को जरा वो पावर लेंगे, इसके साथ करेंगे तो इससे हमारे पास जीरो आएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 1/2v²। क्लियर है? अब इसके बाद दूसरा फिगर है हमारे पास पोलर NRZ_L एंड NRZ_I स्कीम्स। इन दोनों को हम जरा अब यहाँ पर क्लियर करेंगे। होती क्या है ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डेटा कम्युनिकेशन के जो कोर्स मैंने आपके लिए वो किया है से ये अपलोड किए हैं, आप वहाँ पर जाए, अपने लिए वहाँ से नोट्स बना ले, वहाँ से आप ये चीज़ें सीख लें। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिटेल के साथ दी है। इसके अलावा मैंने आपको बुक्स भी सजेस्ट किए हैं, तो आप उन बुक्स को भी स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं ज़रा इस फिगर के थ्रू NRZ_L एंड NRZ_I स्कीम्स को ज़रा समझाऊंगी क्या है। आप ज़रा देख सकते हैं ये हमारे पास NRZ_L एंड NRZ_I है, तो आप ज़रा इसके जो डिजिटल ट्रांसमिशन है इसको देख सकते हैं। क्लियर है कि 0 1 0 0 1 1। क्लियर है ना? ओके, अब यहाँ पर ज़रा मैं आपको ये NRZ हो गया। अब NRZ_I हम जब उसको करेंगे तो आप ज़रा इसको देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास उसी तरह है, लेकिन आप ज़रा इसकी डॉट सर्कल एंड इसकी जो एम्प्टी सर्कल है इसको से ज़रा बात को समझ सकते हैं। किस तरह कि हमारे पास जो अब ये सिंपल सर्कल है ये हमारे पास नो इन्वर्जन नेक्स्ट बिट S0 को रिप्रेजेंट करता है, जबकि डॉट सर्कल जो है ना हमारे पास इन्वर्जन नेक्स्ट बिट S0 को S1 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अच्छा, देख लेना कि हमारे पास ये जो डॉट सर्कल है ये हमारे पास इन्वर्जन बिट 1 को रिप्रेजेंट करे, और ये हमारे पास बाकी दोनों जो है ना सेम चीज़ें है। क्लियर है? अच्छा, आप ज़रा यहाँ पर इसका जो बैंडविड्थ है इसको भी ज़रा देख सकते हैं कि 0 1 2 एफ आप डिवाइड बाय n, और ये हमारे पास जो पीरियड है तो आर की वैल्यू हमारे पास 1 दिया गया है, तो इस आप जो हमारे पास AV जो हमारे पास n/2 के बराबर है। ओके, यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि in NRZ_L the level of the voltage determine the value of the bit। क्लियर है? एंड NRZ_I the inversion and the lack of inversion determine the value of bit। क्लियर है कि हमारे पास NRZ_L में जो लेवल ऑफ वोल्टेज होगा वो डिटरमाइन करेगा क्या बिट की जो वैल्यू होती है, जबकि NRZ_I में हम जो है इन्वर्जन या लैक ऑफ इन्वर्जन है ये डिटरमाइन करेगा हमारे पास बिट्स की वैल्यू को। तो ये तो थी इन दोनों में ज़रा डिफरेंशिएट। ओके, तो यहाँ पर भी और भी है हमारे पास नोट करने की बात के NRZ_L एंड NRZ_I बोथ हैव एन एवरेज सिग्नल रेट ऑफ n/2 BD। NRZ_L एंड NRZ_I बोथ हैव ए DC कंपोनेंट प्रॉब्लम। दोनों में हमारे पास DC कंपोनेंट प्रॉब्लम होगी। ओके, तो यहाँ पर चलो हम एक एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, एक एग्जाम्पल को करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ए सिस्टम इज यूजिंग NRZ_I टू ट्रांसफर 10 Mbps डेटा। व्हाट इज द एवरेज सिग्नल रेट एंड मिनिमम बैंडविड्थ? क्लियर है कि चलो सॉल्व करते हैं कि द एवरेज सिग्नल रेट एज S इक्वल है n/2 इक्वल है 500 किलोबाइट to the minimum bandwidth for this average baud rate is B minimum equal है S equal है 500 किलोहर्ट्ज। तो इसी को हम जरा अब पोलर RZ स्कीम को जरा फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप इसको देख सकते हैं। पोलर RZ देख लेना, ये हमारे पास डिफरेंस लेवल है, ये हमारे पास डिफरेंस लेवल है, और डिफरेंस लेवल के बेस पर हमारे पास इस तरह डिजिटल ट्रांसमिशन हो रही है। ये हमारे पास टाइम्स है एंड ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्या है 0 1 0 1 0 1 0 0 1। तो आप ज़रा इसके सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है ना? ओके, और ये हमारे पास बैंडविड्थ है AC का।
ओके एक नेक्स्ट में हमारे पास एक दूसरा फिगर है कि पोलर पाइपेज मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर स्कीम्स, इनको हम जरा फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनको ऊपर जाने से पहले आप लोगों ने यहाँ पर ये सिंबल को समझना है। सिंबल को समझना किस तरह है कि जो हमारे पास इस तरह सिंबल इसी फिगर में आएगी, ये देख लें, ये तो ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, 0 को, जबकि इसी तरह हमारे पास जो भी सिंबल आएगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, 1 को। तो आप जरा मैनचेस्टर पर आ जाए और यहाँ पर हमारे पास देखें ना, ये इस तरह आई है, क्लियर है। तो ये मीन के ये 0 को रिप्रेजेंट करता है। देख ले, ये देखे ना, ये सही है ना, क्लियर है। देखिए ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, 0 को रिप्रेजेंट करता है। अब जरा ये देख ले कि हमारे पास क्या है, देखिए ना, समझ आ रही है। ये हमारे पास 1 को रिप्रेजेंट, इस तरह अगेन यहाँ पर ये इस तरह 0 को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारे पास अगेन जो है ना 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देख रही है, तो मतलब वो उसका हल खत्म हो गया। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास 0 है, तो अगेन हमारे पास ये क्या हो रहा है, इस फॉर्म में है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 इस तरह है। अगेन यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 1 फिर आपको पता है ना कि हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस तरह उसका सिंबल है ये। तो ये तो थी हमारे पास मैनचेस्टर में डिजिटल ट्रांसमिशन इस तरह होता है, तो मीन 0 1 0 0 1 1, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब जरा हम डिफरेंशियल मैनचेस्टर पर आएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने बात याद रखनी है कि नो इन्वर्जन, नेक्स्ट बिट हमारे पास नो इन्वर्जन होगा, तो मीन के इसके जो नेक्स्ट बिट आएगा हमारे पास 1 आएगा। अब जरा यहाँ इन्वर्जन होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट बिट जो है हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। समझ आ रही है बात की, ओके। तो अब जरा यहाँ पर देख लें, ये तो हमारे पास इस तरह वो ट्रांसमिशन है हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, नो इन्वर्जन है। नो इन्वर्जन का मतलब यहाँ क्या कि नेक्स्ट बिट हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब समझ आ गई ये बात नहीं। अच्छा यहाँ पर हमारे पास अब ये 1 है और ये हमारे पास 1 हो रहा है, और आगे हमारे पास ये इन्वर्जन आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट बिट हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप देख सकते ये 0 आ रहा है ना, 0, क्लियर है। अच्छा चलो मैं ज़रा इसको और कराती हूँ। अब ज़रा यहाँ पर दोबारा है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो आ रहा है, तो मीन यहाँ पर एक दूसरा 0 आ रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ ये चीज़ें याद रखनी है कि ये चीज़ें का मतलब है कि इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। इस ये चीज़ जब आ जाए तो मीन के इसके बाद हमारे पास ये आएगा, क्लियर है। अच्छा तो चलो आप इससे इस तरह ये सारी चीज़ें फिर कर सकते हैं, क्लियर है ना, ओके। और ये हमारे पास क्या है, बैंडविड्थ है इसका, इन दोनों का। तो हमारे पास ये बैंडविड्थ देख लें, हमारे पास ये इतना वो है, क्लियर है। अच्छा स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में है कि हमारे पास क्या है कि नोट है कि आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, ये नोट जो है ना ऐसे नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे लेक्चर हम स्टडी करते हैं, उसी में से जो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है उसी चीज़ को हम नोट में डालते हैं, क्लियर है, जिसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते। इस लोग को आप जो भी सारा काम करोगे नेटवर्किंग में आगे जो भी टॉपिक को उठाओगे, तो ये चीज़ें जो है ना आपके लिए बहुत काम करने की है। तो इस नोट में है कि इन मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग द ट्रांजिशन एट द मिडल ऑफ द बिट एज यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन, क्लियर है। हम मैनचेस्टर कर रहे हैं, मैनचेस्टर में कोई डिजिटल ट्रांसमिशन कर रहे हैं, या हम डिफरेंशियल मैनचेस्टर में कोई डिजिटल ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इनकोडिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन होगा दरमियान में मिडल में क्या होगा, जो बिट होगा, हम इसको यूज करेंगे सिंक्रोनाइजेशन के लिए, क्लियर है, ओके। इसके बाद है कि द मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ द मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर इज 2 टाइम दैट ऑफ एनआरजेड। जब हमारे पास मिनिमम सबसे मिनिमम कम जो बैंडविड्थ होगा मैनचेस्टर का एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर का, तो ये हमारे पास 2 टाइम जो है ना किस तरह होगा, एनआरजेड होगा,
Okay, and bipolar encoding we use 3 level positive, 0 and negative. bipolar encoding हम करेंगे, डिजिटल ट्रांसमिशन हम करेंगे, तो हमारे पास एक 3 चीज़ों के तहत होगा, 3 चीज़ों पर वो बेस करेगा, और वो 3 चीज़ें हमारे पास उसकी 3 लेवल है, सही है। और उसके जो 3 लेवल है वो हमारे पास 1 इज पॉजिटिव लेवल होगा, दूसरा हमारे पास 0 लेवल होगा, एंड थर्ड हमारे पास नेगेटिव लेवल होगा। ओके, फिर इसके बाद जरा आप इस डायग्राम के थ्रू भी ये लेवल सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं कि बाइपोलर स्कीम AMI एंड परस्यूडो टर्नरी। इसको हम जरा ओ करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास एम्पलीट्यूड पर आप देख रहे परस्यूडो टर्नरी है, AMI है, और आप जरा ये एक्सिस पर देख रहे हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास डिजिटल ट्रांसमिशन हो रही है 0 1 0 0 1 0 ये हो रही है, और इसमें आप अलग अलग जरा इसके लेवल देख रहे, इस लेवल पर इसी रास्ते पर जो आ रहा है, चलो मैं जरा पेंसिल से करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो सही। अच्छा, हमारे पास बेसिकली 3 लेवल होंगे, क्लियर है, 3 लेवल होंगे, एक हमारे पास पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक हमारे पास 0 लेवल होंगे। अब जब हमारे पास डिजिटल ट्रांसमिशन हो रही है इस लेवल पर, क्लियर है, इस तरह ये लेवल, अब जरा ये लेवल है, अब जरा ये लेवल है, सही है। अच्छा, ये देख ले, ये इस तरह को लेवल पर हमारे पास कोई भी ट्रांसमिशन हो रही है इस तरह ये लेवल पर, तो मीन इसका क्या है कि हमारे पास 0 लेवल है, क्या है, 0 लेवल है। वो यहाँ पर थोड़ा सा वो गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने उसको कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर है ना। इस लेवल पर हमारे पास जो भी डिजिटल ट्रांसमिशन हो रही है, तो मीन के इसका ये है कि हमारे पास क्या है कि 0 लेवल ये है, क्लियर है। अब हम जरा पॉजिटिव लेवल पर आएंगे तो हमारे पास इस तरह ऊपर की तरफ जो भी आएगा, मीन 1 जो आएगा, तो हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ देखें ना, ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, 0 0, क्लियर है। अच्छा, तो अब जरा देखें ना, ऊपर इस तरह हमारे पास हो रहा है, तो ये मैं हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास 1 को रिप्रेजेंट करेगा, मीन पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। अब जरा यहाँ पर देख इस तरह लाइन के नीचे हमारे पास इस तरह जो ट्रांसमिशन हो रही है, तो ये हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे पास माइनस मीन नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप ज़रा यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास 0 लेवल है, एंड ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास नेगेटिव है, क्लियर है। अगेन जाते हो, ये हमारे पास क्या हो रहा है, पॉजिटिव लेवल है, ये हमारे पास है 0 लेवल है, एंड ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव लेवल है, क्लियर है। ओके, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ है इसी का। अच्छा, इसके बाद ज़रा एक नोट करने की है कि आपने ये नोट करना है कि क्या कि इन MBL, अच्छा, NMBNL scheme, a pattern of M data element is encoded as a pattern of N signal element in which 2 power M less than equal है LN, क्लियर है ना। हमारे पास क्या है कि n अगर हम करेंगे MBNL स्कीम्स को यूज़ करेंगे, तो उसमें जो पैटर्न ऑफ M डेटा एलिमेंट होंगे, इसको हम एनकोड करेंगे पैटर्न में जो n सिग्नल एलिमेंट होंगे, जो हमारे पास ये फार्मूला उसके लिए हम यूज़ करेंगे। इसी फार्मूले के बेस पर हम ये सारा पैटर्न मैचिंग करेंगे, पैटर्न सब चीज़ें बनाएंगे। ओके, तो चलो आप ज़रा इस फिगर में देख सकते हैं कि मल्टी लेवल हम किस तरह करेंगे, और उसमें हमारे पास 2B1 क्यू स्कीम किस तरह यूज़ करें, तो हमारे पास ट्रांजिशन टेबल है। ट्रांजिशन टेबल में हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट बिट को, जो कि 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हमारे पास जो प्रीवियस लेवल पॉजिटिव होता है, ये हमारे पास नेक्स्ट लेवल है, जो कि +1 +3 -1 -3, क्लियर है। अब हमारे पास प्रीवियस लेवल जो नेगेटिव के है, तो हमारे पास -1 -3 +1 +3, नहीं, तो हमारे पास ट्रांजिशन टेबल था, रिप्रेजेंटेशन था इन सब चीज़ों का, प्रीवियस लेवल का, नेक्स्ट लेवल का, पॉजिटिव लेवल का एंड नेगेटिव लेवल का। अब ज़रा हम इसको इस फिगर के थ्रू ज़रा रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको ऑलरेडी पता है हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लेवल है, 1 इज पॉजिटिव, 0 लेवल एंड नेगेटिव लेवल, क्लियर है। तो अभी इसी ट्रांजिशन टेबल से हम वैल्यू को लेंगे और यहाँ पर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। ओके, ये लाइन हमारे पास 0 को रिप्रेजेंट करेगा, इससे ऊपर हमारे पास सारे जो है ना पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा, और इससे नीचे जो है ना हमारे पास सारे नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है यहाँ पर।
ओके, तो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 0 है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है क्या है, 0 0 में हमारे पास पॉजिटिव 1 दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास 1 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ना। तो और ये भी 0 0 में पॉजिटिव 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इसके बाद हमारे पास दूसरा देखें कि 0 1 में हमें हमारे पास उसमें पॉजिटिव 3 रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या हमारे पास 0 1, तो 0 1 हमारे पास कहाँ है, यह है मीन यहाँ पर हम इसका ऊपर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ पर आ रहे हैं। क्लियर है ना, समझ आ रही है। क्योंकि आपको पता है ये हमारे पास किस चीज नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास वो पॉजिटिव 3 आ गया और नेगेटिव 3 हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब यहाँ क्लियर है। अब जरा यहाँ पर देख कि 0 0 में हमारे पास है कि +1 एंड -1। तो ये जो आपके पास है किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, हमारे पास ये रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव को, जबकि ये हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव को। क्लियर है। ओके, चलो ज़रा एक दूसरे की तरफ जाएंगे जो हमारे पास -1 -3 और इस तरह ये इनके से वो है। तो आप सारे इस ट्रांजिशन में से ये कर सकते हैं। तो अज्यूमिंग पॉजिटिव ओरिजिनल लेवल, तो लाइक दिस, एंड ये हमारे पास बैंडविड्थ है ऑल दीज वैल्यू, इन सब वैल्यू का हमारे पास क्या है, ये बैंडविड्थ है। ओके, तो उसके बाद हम ज़रा स्पीकर पर आएंगे जो हमारे पास मल्टी लेवल ऐड बी सेक्स ऐड स्कीमर्स है। तो इसके थ्रू हमारे पास जो 8 बिट्स हम यूज़ करेंगे, पिछले वाले में हमने कितने 2 BIQ का मतलब है कि 2 बिट हम यहाँ पर यूज़ करें। तो अभी देख रहे हैं 2 बिट्स है ना, 1 2 1 2 2 2 है ना। अब हम जो इसको स्पीकर में यूज़ करेंगे वो हमारे पास 8 बिट्स यूज़ करेंगे। तो 8 बिट्स जिस तरह यूज़ करेंगे तो हमारे पास 0 लेवल है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, एंड ये हमारे पास नेगेटिव लेवल है। चलो मैं ज़रा इसको मिटा दूँ ताकि आपको नज़र वो क्लियर हो। सही है। अच्छा, ओके, तो ये हम 8 बिट को पढ़ रहे हैं। तो 8 बिट में आप ज़रा देख सकते हैं हमारे पास ये बिट दिया गया है और 8 बिट्स है, इसको हम डिफरेंट लेवल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं 0 0 1 0 0 0 1 और ये वैल्यू हमें दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये जो आ रहा है, चलो मैं ज़रा इसको पेंसिल के थ्रू करूँगी ताकि आपको क्लियर हो। आप देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव आ रही है ना। क्लियर है। ओके, तो ये हमारे पास नेगेटिव होगा। क्लियर। फिर इसके बाद हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास क्या है, इस 0 को रिप्रेजेंट कर, मीन ये 0 है, ये हमारे पास नेगेटिव। इसके बाद अगेन हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव में मीन हम दोबारा नेगेटिव की तरफ आएंगे। क्लियर है। अच्छा, नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, अगेन हमारे पास 0 है, ये सारा नेगेटिव। क्लियर है। अच्छा, अगेन हमारे पास क्या है, 0 है, तो हमने 0 यूज़ करा। फिर इसके बाद हमारे पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को हमने जब यूज़ करेंगे तो हम इस तरह ऊपर जाएंगे ना, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया। अगेन यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अगेन हम एक दूसरा पॉजिटिव भी लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये तो था हमारे पास ये सारी वैल्यू का ये कि पॉजिटिव नेगेटिव ये किस तरह है, इसका हमारे पास डिफरेंट लेवल थे 8 B 60 का स्कीम हम इस तरह काम kरेंगे। अब हम ज़रा इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास क्या है कि 0 है, तो मीन ये हमारे पास क्या है, किस तरह ये क्लियर है ना, ये हमारे पास 0 को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद 0 है वो प्लस है, इसके बाद ये हमारे पास प्लस है, तो प्लस जब है तो हम ऊपर जाएंगे, ऊपर लेवल वो कर बनाएंगे। क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास अगेन माइनस है, तो मीन जब हमारे पास अगेन माइनस है मीन कि हमारे पास अगेन 0 है, तो इसको हम ज़रा और रिप्रेजेंट करेंगे इसके थ्रू। ये हमारे पास अगेन नेगेटिव, अगेन हमारे पास यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जब है हम ऊपर जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक पॉजिटिव होगा। अगेन हमारे पास एक दूसरा पॉजिटिव है, अगेन हम इसको इस तरह पॉजिटिव लेंगे। समझ आ रही है। इसका मतलब है ये हमारे पास इस तरह 2 वो है। क्लियर है। अच्छा,
और फिर हमारे पास 0 है, तो 0 का मतलब ये है कि हमारे पास इस तरह इस लेवल पर है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि ये सारी वैल्यू इस तरह ये किस तरह आई है। अच्छा, इसके बाद सर हम ये वैल्यू को अब करेंगे, तो इसमें हमारे पास जो पल्स दिया गया है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव दिया है पॉजिटिव दिया है। लेकिन हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग एक बात याद करिए, यहाँ पर इन्वर्टेड पैटर्न करेंगे। इन्वर्टेड का मतलब ये हमारे पास उसका उलट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव दिया है, तो मीन जब पॉजिटिव होगा तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, उसको नेगेटिव लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, फिर नेगेटिव है तो मीन उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ये एक हो गया, सही है। अब दोबारा नेगेटिव है तो दोबारा हम इसको इस तरह वो ऊपर लेंगे, क्योंकि हम इन्वर्टेड कर रहे हैं ना। अगेन हमारे पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा तो मीन इसको हम नीचे नेगेटिव में ले आएंगे। क्लियर है? अच्छा, अगेन 0 है, 0 को होगा तो हम इसको 0 अपनी जगह वो होगा, तो हम इन्हें इसको 0 लिया। और फिर अगेन पॉजिटिव है तो बजाय ऊपर इन्वर्ट करेंगे हम इसको क्या, नीचे। क्लियर है? अच्छा, तो ये तो था हमारे पास क्या, 8B60 स्कीम्स। अब जरा हम 4D, अब जरा हम मल्टी लेवल 4D पैम्स 5 स्कीम्स को ज़रा स्टडी करेंगे कि असल में ये क्या होता है। तो उसको मैं आपको ज़रा फिगर के थ्रू समझाऊंगी, जिसा हमने प्रीवियस में ये फिगर के थ्रू समझा दिया। इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो वही इसी तरह 3 लेवल है। कौन से? 0 लेवल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू दिया गया है, लेकिन हम अब इसको अलग अलग लेवल को अब ज़रा वो शो करेंगे। तो वो हम किस तरह करेंगे, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू दिया है 0 0 0 3 0 दिया है, सही। तो मीन ये हमारे पास वो इस तरह वो सारा जो है ना 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगेन हमारे पास 0 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये फिर 1 1 को रिप्रेजेंट करेगा, फिर हमारे पास, लेकिन ये तो है यहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन ये इसका अलग अलग वो लेवल है। क्लियर है कि यहाँ पर हमारे पास वो 0 वो सब चीज़ें हैं ना जो उसको ये रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, तो फिर आप ज़रा देख लीजिए, इस पर देख लीजिए हमारे पास नेगेटिव है, तो आप ज़रा देख लीजिए इसको, ये हमारे पास वाइल अगर हमारे पास 1 हो। ओके स्टूडेंट, तो अभी ज़रा हम मल्टी लेवल 4D पैम स्कीम इस फिगर में स्टडी करेंगे। तो आप लोग तो ऑलरेडी जानते हैं हमारे पास 3 लेवल है, 1 है 0 लेवल, पॉजिटिव लेवल एंड नेगेटिव लेवल। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो ऊपर है ये हमारे पास पॉजिटिव लेवल है। क्लियर है? यहाँ ऊपर इस तरह जो भी आ रहा है ये हमारे पास पॉजिटिव लेवल है। ये हमारे पास जो है ना ये लाइन के ऊपर जो आएगा ये हमारे पास 0 लेवल होगा, एंड ये हमारे पास जो लाइन के नीचे है ये हमारे पास नेगेटिव लेवल है। क्लियर है? अच्छा, आप ज़रा यहाँ देख लें, इस एरो को देख लें, मीन हमारे पास 1 GB पर सेकंड का मतलब क्या है कि हमारे पास इसमें 2 मेगाबिट पर सेकंड वायर 1 जो कि 125 MB/d यूज़ होगा। अब ज़रा आप इसमें आ जाइए, हमारे पास वो नेगेटिव था तो इसमें हमारे पास इतना वो हो यूज़ होगा। अब ज़रा आप ज़रा ये ऊपर वाले में इस लेवल पर आ जाए, ये 1 लेवल पर, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 250 MB मेगाबिट पर सेकेंड, जो कि जिसमें हमारे पास 2 वायर केबल जो है ना वो क्या 2 यूज़ होंगे, जो कि है 125 MB/d की होगी। अब ज़रा आप इस एरो पर आ जाए तो इसमें हमारे पास 250 मेगाबिट पर सेकेंड जो कि वेयर के जो तादाद होगी और हमारे पास 3 होगी जो कि 125 MB/d होगी। और फिर जब आप लास्ट पर आ जाए, क्लियर है ये, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास 250 मेगाबिट पर सेकेंड वायर की जो हमारे पास कुल तादाद होगी हमारे पास 4 होगी एंड 125 MB/d। क्लियर है? अच्छा, अब ज़रा हम क्या करेंगे कि हमारे पास मल्टी ट्रांजिशन MLT3 स्कीम्स को हम ज़रा स्टडी करेंगे कि इसमें हमारे पास ये सारा कुछ किस्सा होता है, तो वही सारे लेवल यूज़ होंगे। हमारे पास पॉजिटिव लेवल है, ये हमारे पास 0 लेवल है, हमारे पास नेगेटिव लेवल है। तो अब बाकी तो आपको ऑलरेडी क्लियर है, हमारे पास 0 लेवल है, मीन किसी लाइन के ऊपर जो भी आएगा हमारे पास 0 लेवल होगा, टाइम पर ये है, और इस तरह हमारे पास ऊपर जो है ना वोल्टेज ये है।
तो अब ये ऊपर जो जाएगा कि हमारे पास पॉजिटिव होगा एंड नीचे हमारे पास नेगेटिव, मीन ये हमारे पास डिजिटल ट्रांसमिशन है लेकिन 3 लेवल के बेस पर है। जो हमारे पास एक 0 लेवल है, सेकंड इज पॉजिटिव लेवल एंड थर्ड इज नेगेटिव लेवल। क्लियर है। अब जरा हम ये हमारे पास टाइपिकल केस इस तरह होता है। टाइपिकल केस इस तरह होता है जो कि हमारे पास अगर हम वर्ड्स केस की बात करते हैं तो वर्ड्स केस में हमारे पास कुछ डिफरेंट होता है। अभी जो हमने स्टडी कर लिया, डिस्कस कर लिया, ये हमारे पास टाइपिकल केस होगा। जो वर्ड्स केस की तरफ जो आएंगे तो उसमें भी हमारे पास उसी तरह टाइम लेवल जो है ना, टाइम की तरफ वो जाएंगे और हमारे पास वोल्टेज में जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमारे पास पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसमिशन हो रही है, डिजिटल ट्रांसमिशन हो रही है और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव से स्टार्ट होकर 0 पर ये आएगा, फिर अगेन नेगेटिव पर आएगा, अगेन 0 पर जाएगा, फिर पॉजिटिव, फिर 0 पर एंड अगेन नेगेटिव पर आएगा, इस तरह 0 पर। तो ये सारा इस तरह इस फॉर्म में हमारे पास ये डिजिटल ट्रांसमिशन होगी। तो आप ज़रा इस ट्रांजिशन स्टेट से भी इस चीज़ को ज़रा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहिए तो आप किस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास वो 0 है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास वो वोल्टेज जो है ना, ये हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारे पास वो पॉजिटिव लेवल है। तो नेगेटिव लेवल पर हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट बिट जो है ना, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अगर हमारे पास नेक्स्ट बिट हमारे पास 0 होगा, ये लूप चलेगा, तो इसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट बिट हमारे पास इसमें 0 आएगा। अच्छा, और ये हमारे पास क्या है, इस तरफ जो आ रहा है कि हमारे पास लास्ट नॉन 0 लेवल, मीन यहाँ से इस तरह ये आ रहा है ना, ये फ्लो इस तरफ नेगेटिव की तरफ हो रही है। तो लास्ट नॉन 0 लेवल पॉजिटिव है, जबकि हमारे पास यहाँ से इस तरफ ये फ्लो हो रही है तो लास्ट नॉन 0 लेवल नेगेटिव, जो जिसमें हमारे पास ये लूप जो है ना, नेक्स्ट बिट हमारे पास 0 आएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो इसमें मतलब एक लूप यहाँ चलेगा तो यहाँ एक उसे मीन ट्रांजिशन मीन पॉसिबल हमारे पास 2 ही निकलेंगे। जैसा आप देख लें कि इसको मतलब 1 एक यहाँ से निकल गए तो यहाँ एक यहाँ है तो पॉसिबल हमारे पास बस 2 ही निकलेंगे। ओके, ये तो था हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट, जिसके थ्रू हमने इसको डिफरेंस लेवल को रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम ज़रा इस टेबल की को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास समरी ऑफ लाइन कोडिंग स्कीमा होंगे। आप लोग ने अभी इस चैप्टर में हमारे पास लाइन कोडिंग हमने स्टार्ट किया है, जो कि बेसिकली 5 थे, बाईपोलर थे, बाईफेज थे, ये सारे हमने अभी वो कर लिए। उनमें हमारे पास यूनिपोलर, बाईपोलर है, मल्टी लेवल है, मल्टी लाइन है, ये सारे हमने अभी डिस्कस कर लिए। अब हम सारों का थोड़ा सा ज़रा खुलासा लेंगे, इसकी ज़रा समरी लेंगे। क्लियर है। अच्छा, ये हमारे पास कैटेगरीज है, ये हमारे पास स्कीम्स है, ये हमारे पास बैंडविड्थ एवरेज है एंड इसके हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तो इसमें हमारे पास यूनिपोलर है और इसकी जो हमारे पास जो स्कीम है वो हमारे पास n और z है, यूज़ करते हैं। और बैंडविड्थ एवरेज हमारे पास जो है n/2, इसके लिए जो हमारे पास एवरेज बैंडविड्थ है ये यूज़ होगा। इसका जो अहम कैरेक्टरिस्टिक है वो भी है हमारे पास क्या है कि हमारे पास बहुत ही कॉस्टली होता है, नो सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन एप्लॉन्ग 0 और 1 एंड DC। क्लियर है। क्या है कि हमारे पास बहुत महंगा होता है और इसकी जो अपनी सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन है वो नहीं है अगर हमारे पास 0 और 1 उसमें हो और DC भी है। ओके, इसके बाद हमारे पास यूनिपोलर है। तो यूनिपोलर जो हमारे पास है, इसकी जो स्कीम्स है वो हमारे पास 3 है। एक हमारे पास NRZL, NRZI, N/Pace है, जबकि NRZL में जो इसका जो बैंडविड्थ है हमारे पास n/2 है। NRZI का जो बैंडविड्थ है हमारे पास n/2 है और इस तरह बाईपेस का जो हमारे पास बैंडविड्थ है वो हमारे पास n है। तो अब इन तीनों के हम ज़रा कैरेक्टरिस्टिक करेंगे तो क्या है, तो फर्स्ट वन NRZL की कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे। तो नो सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन एट लॉन्ग 0 और 1। अगर हमारे पास 0 और 1 जो है ना बहुत ही लॉन्ग हो तो फिर इसमें हमारे पास सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, NDC होता है। इसके बाद NRZI में क्या है कि इसमें भी सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन लॉन्ग 0s के लिए होगा,
ऊपर वाले में हमने कहा NRZL में कि 0 और 1 अगर लॉन्ग दोनों आ जाए तो हमारे पास ये नहीं होगा सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन। NRZI में हमने कहा कि अगर हमारे पास क्या है सिंक्रोनाइजेशन तब नहीं होगा और लॉन्ग 0 के लिए होगा और DC इसमें पॉसिबल है। इसके बाद हमारे पास बाईफेस है। बाईफेस में हमारे पास है कि ये सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन भी है, नो DC, इसमें DC नहीं है, एंड हाई बैंडविड्थ इसका होता है। इसके बाद हम जरा बाइपोलर पर आएंगे और बाइपोलर में हमारे पास AMI है। AMI जिसकी बैंडविड्थ हमारे पास N/2 है और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, अहम खूबी है, वो हमारे पास नो सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन फॉर लॉन्ग 0 DC। ओके इसके बाद हम ज़रा मल्टी लेवल पर आएंगे जो कि हमारे पास बेसिकली 3 है। एक हमारे पास बाइनरी बिट्स है, मीन 2 बिट्स IQ हैं जो हमारे पास, इसके बाद दूसरा जो है ना 8 बिट 6T है और फिर लास्ट में हमारे पास 4 बिट पैम्स है। क्लियर है? तो 2B IQ में हमारे पास जो बैंडविड्थ है वो N/4 है। इसके अलावा 8B 6T का जो बैंडविड्थ है हमारे पास 3N/4 एंड इस तरह 4D पैम्स का जो बैंडविड्थ है हमारे पास वो N/8 है। फिर इसकी ज़रा हम कैरेक्टरिस्टिक करेंगे तो जो फर्स्ट हमारे पास 2B IQ का कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास नो सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन फॉर लॉन्ग सेम डबल बिट्स। इसके बाद हमारे पास 8B 6T तो सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन है, नो DC उसमें हम यूज़ करेंगे। एंड इसके बाद हमारे पास 4D पैम है, सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन है एंड नो DC है। क्लियर है? अब इसके बाद हम ज़रा लास्ट वन पढ़ेंगे तो हमारे पास मल्टी लाइन है। मल्टी लाइन जिसको हम MLT3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो बैंडविड्थ है हमारे पास N/3 है और जो हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास क्या है कि नो सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन फॉर लॉन्ग 0s। ओके समरी तो आप लोगों ने को डिस्कस कर ली, आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अभी ज़रा एक नोट पर आएंगे। नोट में है कि ब्लॉक कोडिंग इज नॉर्मली रेफर टू एज MB/NB कोडिंग। क्लियर है? इसको हम ज़्यादातर जो रेफर करते हैं नॉर्मली तो वो हमारे पास MB/NB कोडिंग है। एट रिप्लेस ईच M बिट ग्रुप विद इन N बिट्स ग्रुप। इसमें हम ज़्यादातर रिप्लेसिंग करते हैं, जो M है उसको हम N से रिप्लेस करते हैं, M बिट को हम N बिट से रिप्लेस करते हैं। ओके यहाँ पर हमारे पास एक फिगर है। फिगर में हम जो अंडरस्टैंड करेंगे ब्लॉक कोडिंग कंसेप्ट। तो आप ज़रा इस फिगर में देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट प्रैम्स हैं, M बिट क्लियर है? जबकि इस तक हमारे पास लातादाद इस तरह प्रैम्स है। ये हमारे पास क्या है कि डिवीजन ऑफ स्ट्रीम इनटू M बिट। हमारे पास जो मैसेज आ रहा है, जो स्ट्रीमिंग हो रही है, उसको हम डिवाइड करेंगे किस चीज़ में, इस तरह बिट्स में हम डिवाइड करेंगे। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास इसमें जो M बिट इसमें ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसको MB जो है ना NB सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर हमारे पास M बिट्स था, यहाँ पर हमारे पास वो सब्स्टिट्यूशन होने के बाद, कन्वर्जन के बाद वो N बिट्स अप टू N बिट्स में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिए। इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो कंबाइनिंग एन N बिट्स ग्रुप एंड टू ए स्ट्रीम, ये हमारे पास एक स्ट्रीम में हम दोबारा इसको कंबाइन करेंगे और इस तरह फ्लो करेंगे। ओके तो अब ज़रा इस फिगर में हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। फिगर में है कि यूजिंग ब्लॉक कोडिंग 4V 5V विद NRZI लाइन कोडिंग स्कीम्स, हम ब्लॉक कोडिंग करेंगे 4B एंड 5B का और NRZ लाइन कोडिंग स्कीमा को यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिजिटल ट्रांसमिशन हो रही है। सेंडर से हम कोई मैसेज या ट्रांसमिशन कर रहे हैं और रिसीवर को वो पहुँचेगा। तो इस सारों के दरमियान में क्या क्या प्रोसेस होगी आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेंडर साइड पर हमने कोई मैसेज जो है ना वो इंटर कर दिया, वो हमारे पास 4V 5V इनकोडिंग हो गया।
वो हमारे पास NRZ-I इनकोड में करेगा। फिर इस तरह हमारे पास चैनल लिंक के थ्रू वो ट्रांसमिशन डिजिटल होगी, डिजिटल सिग्नल में। फिर दूसरे साइड पर हमारे पास इस तरह वो NRZ जो है ना डिकोड होगी, और डिकोडिंग के बाद हमारे पास वो 4B 5B डिकोडिंग में चेंज होगी, और इसके बाद हमारे पास वो दोबारा डिलीवर होगा रिसीवर साइड का, उसको वो पहुंचेंगे। तो ये तो था हमारे पास 4B 5B NRZ लाइन कोडिंग स्कीमा, जिसमें हमने ब्लॉक के थ्रू आपको रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब ज़रा हम अब करेंगे क्या, ये हमारे पास एक टेबल दिया गया है, टेबल में है कि 4V 5B मैपिंग कोड्स। तो आप देख सकते हैं हमारे पास डेटा सीक्वेंस में दिया गया है, ये हमारे पास इनकोडिंग सीक्वेंस है, और ये हमारे पास कंट्रोल सीक्वेंस है। इन्हीं कोड से, इन्हीं जो हमारे पास ये जो शॉर्टकट है, इसी के थ्रू हम इन चीज़ों को, सीक्वेंस को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। एंड ये हमारे पास है एनकोड स्कीमा सीक्वेंस। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं हमारे पास डेटा सीक्वेंस, इनकोडिंग सीक्वेंस, कंट्रोल सीक्वेंस लाइक Q जो है ना क्वाइट को रिप्रेजेंट करेगा, I जो है ना आइडियल को रिप्रेजेंट करेगा, H हॉट, J स्टार्ट डिलीमीटर, K स्टार्ट डिलीमीटर, T एंड डिलीमीटर, S सेट, R रीसेट। क्लियर है? ओके, और यहाँ पर हमारे पास वो इनकोड सीक्वेंस में कन्वर्ट होगी। ओके, ये तो था हमारे पास 4D 5D मैपिंग कोड्स का टेबल। अब अगर हम इसके रिलेटेड एक फिगर करेंगे, एक फिगर में है कि सब्स्टिट्यूशन एंड 4B 5B कोड्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 4 बिट्स ब्लॉक मीन के हमारे पास टोटल जो तादाद इस बिट्स की है वो क्या है, 4 है। देख लेना 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, हमने इसको एक मैसेज डिलीवर कर दिया, 4 बिट ब्लॉक में हमने इसको डिवाइड कर दिया फ्रेम में। क्लियर है? तो आप अब देख सकते हैं हमारे पास डिजिटल 5 बिट में कन्वर्ट हो गए। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह एक इसके साथ 8 हो गया, और 5 बिट ब्लॉक्स में ये कन्वर्ट हो गए सब्स्टिट्यूशन के बाद। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में है कि वी नीड टू सेंड डेटा एट द 1 megabit per second rate. What is the minimum required bandwidth using a combination of 4B 5B and NRZ-I और मैनचेस्टर कोडिंग? हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे और हमारे पास हम डेटा को सेंड करेंगे 1 megabit पर सेकेंड रेट के लिहाज से। तो हमारे पास मिनिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ क्या होगा अगर हम ये सारी चीज़ें यूज़ करें? क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट 4B 5B block coding increase the bit rate to 1.25 megabit per second. Clear है? And the minimum bandwidth using NRZ-I is n by 2 or 625 kilohertz. The Manchester scheme need a minimum bandwidth of 1 megahertz. The first choice need a lower bandwidth but has a DC component problem. The second choice need a higher bandwidth but does not have a DC component प्रॉब्लम। क्लियर है? ये तो था हमारे पास इसका सोल्यूशन। ओके, अब जरा हम इस फिगर के थ्रू 8B और 10B ब्लॉक इनकोडिंग को ज़रा डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास ये 8 बिट ब्लॉक है, दो हो चुके हमारे पास, दो में डिवाइड है, एक में हमारे पास किस तरह है कि 5B 6B इनकोडिंग है, या हमारे पास 3B 4B इनकोडिंग है। क्लियर है? अच्छा, तो किस तरह है? अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले कंट्रोलर में आएंगे और हमारे पास उससे जो बनेगा वो हमारे पास 10 बिट ब्लॉक होगा। क्लियर है? ओके, चलो यहाँ पर एक दूसरा फिगर है जो कि AMI यूजिंग विद स्क्रैम्बलिंग के साथ अब हम करेंगे। तो आप देखते हैं हमारे पास सेंटर कंप्यूटर है, ये हमारे पास रिसीवर है। अब हम यहाँ कोई मैसेज जो है ना सेंड करते हैं तो वो मैसेज यहाँ पर आके हमारे पास क्या होगा, मॉडेम में आएगा, कन्वर्ट होगा, मॉडिफाई AMI इनकोडिंग में वो हो जाएगा। फिर चैनल के थ्रू, लैंग के थ्रू, मीडियम के थ्रू वो डिजिटल ट्रांसमिशन होगी और वॉलेट होगा, क्या डिजिटल सिग्नल होगी। फिर इसके बाद हमारे पास मॉडिफाई होगा AMI इनकोडिंग, और इस सारे प्रोसेस के बाद हमारे पास जो हमारे पास रिसीवर साइट है उस पर हमारे पास वो मैसेज जो है ना डिलीवर हो जाएगा। ओके, तो दूसरा फिगर है कि 2 केसेस ऑफ 8
B@Z स्क्रैम्बलिंग स्कीम्स। तो क्या है आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फिगर नंबर ए में देख लिए एंड फिगर नंबर बी में। तो फिगर नंबर ए में है कि प्रीवियस लेवल एज पॉजिटिव, इसमें है कि प्रीवियस जो हमारे पास लेवल होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होगा, बाकी जो हमारे पास नेगेटिव या जीरो इस तरह होगा। क्लियर है। अब देख रहे यहाँ पर भी हमारे पास पॉजिटिव है, फिर इसके बाद जीरो जीरो आ गया। यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव में आ गया। क्लियर है। यहाँ पर जीरो है तो ये अगेन नेगेटिव है। क्लियर है। अच्छा, अब ज़रा हम इस फिगर नंबर बी पार्ट पर आएंगे। तो क्या है कि प्रीवियस लेवल एज नेगेटिव मीन पास हमारे पास नेगेटिव होगा, फिर जीरो जीरो जीरो। क्लियर है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है। ओके, यहाँ पर नोट है कि हमारे पास क्या है, नोट में है कि B@Z as substitute 8 consecutive 0 with 0 V0 VB। क्लियर है। जब हमारे पास B@0 जो है ना सब्सटीट्यूट 8 कंसेक्यूटिव, जो हमारे पास कंसेक्यूटिव जीरोस आ रहा है और वो किस तरह 0 0 0 VB 0 VB। क्लियर है। तो इस तरह होगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास फिगर है डिफरेंशिएट सिचुएशन एंड HDB3 स्क्रैम्बलिंग टेक्निक। अब इसको स्क्रैम्बलिंग टेक्निक हम जरा यहाँ अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास इवन ऑड भी है। तो ज़रा पास सब्सटीट्यूशन में देख रही है हमारे पास डिजिटल ट्रांसमिशन हो रही है, बिट जो है ना फ्लो हो रहे है, ट्रांसमिशन हो रहे है। तो फर्स्ट जो सब्सटीट्यूशन है उसमें आप देख सकते हैं हमारे पास 1 है, तो ये 1, तो हमारे पास B, इसके बाद हमारे पास 0 0 1 0। क्लियर है। तो अब जरा देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इवन एंड इवन मीन कहने का ये 1 2 3 4 0 हमारे पास कितने हैं, इवन आ रहे हैं यहाँ पर। अब जरा देख लें 1 2 3 ओके। अच्छा, तो ये तो हमारे पास सब्सटीट्यूशन था कि इसमें हमारे पास वैल्यू इस तरह ट्रांसमिशन हो रही है। जबकि आप सेकंड सब्सटीट्यूशन में देख रहे हैं, तो सेकंड सब्सटीट्यूशन में हमारे पास क्या हो रहा है। क्लियर है। अब जरा थर्ड सब्सटीट्यूशन में देख लो तो इसकी तरह ये सारी चीज़ें एक दूसरे से चेंज हो रही है। ओके, तो यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि HDB3 सब्सटीट्यूट फॉर कंसेक्यूटिव 0 with 0 0 V or B0 0 V depending on the number of non-zero pulses after the last substitution। ओके, तो अभी तो हमने जहाँ तक जो डिस्कस कर वो हमारे पास सारा था डिजिटल टू डिजिटल ट्रांसमिशन, और वो भी हमारे पास डिजिटल ट्रांसमिशन में था। अब हम उसी डिजिटल ट्रांसमिशन में अभी हम हैं, लेकिन अभी हम जो करेंगे वो हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन था। इससे पिछले जितना भी किया वो हमारे पास डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन था। क्लियर है। अच्छा, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन आप लोग जानते हैं एनालॉग क्या होते हैं, डिजिटल क्या होते हैं। एनालॉग बेसिक हमारे पास कंटिन्यू फ्लो होती है तो रिव्यूज़ की, जबकि डिजिटल जो है हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म होते हैं। तो अब हम जब एक कंटिन्यू फॉर्म से हम जरा डिस्क्रीट की तरह आएंगे, वो कन्वर्जन करेंगे, तो वो सारा प्रोसेस हमारे पास किस तरह होगा। तो वी हैव सीन इन चैप्टर 3 दैट a digital signal is superior on to an analog signal. The tendency today is to change analog signal to digital data. In this section we describe two techniques, पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डेटा मॉड्यूलेशन। यहाँ पर हम ये दो बेसिक टेक्निक यूज़ करेंगे। और हमारे पास पल्स कोड मॉड्यूलेशन जिसको आप PCMB कहते हैं, एंड डेटा मॉड्यूलेशन जिसको आप DMB कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब ज़रा आप यहाँ पर इस फिगर से कंपोनेंट आप PCM इनकोडर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं हमारे पास बेसिक का कंपोनेंट जो है ना कम्युनिकेशन के वो हमारे पास पाइप है, सही है, वो तो आप लोग ऑलरेडी पता है ना। अब जरा हम यहाँ पर PCM इनकोडर की जो कंपोनेंट की बात करेंगे तो इनके जो हमारे पास बेसिक कंपोनेंट होंगे क्या है कि हम एनालॉग सिग्नल को वो दे रहे हैं, वो फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा PCM इनकोडर के अंदर, तो इनके बेसिकली चंद कंपोनेंट है, वो सारा कंपोनेंट जो उसी प्रोसेस को पूरा करेगा। फर्स्ट में हमारे पास सैम्पलिंग करेगा,
सही है, सैम्पलिंग करेगा। इस तरह हमारे पास ये डेटा इस तरह एनालॉग फॉर्म में आएगा, वो इसको सैम्पलिंग करेगा और वो सैम्पलिंग करने के बाद हमारे पास डेटा जो है ना टाइम सिग्नल में इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से भी फिर क्वांटिटाइज करेगा और क्वांटिटाइज होने के बाद हमारे पास वो डेटा जो है ना इस तरह क्वांटिटाइज सिग्नल में कन्वर्ट हो जाए, क्लियर है। और वहाँ होने के सारे होने के बाद फिर वो इनकोडिंग में आ जाएगा, इनकोडिंग से वो डिजिटल फॉर्म में इस तरह हमारे पास वो रिजल्ट में आ जाएगा, क्लियर है। तो ये तो थी हमारे पास तीन सैम्पलिंग, क्वांटिटाइजिंग एंड इनकोडिंग, तीन बेसिक कंपोनेंट ऑफ पीसीएम। तो इस प्रोसेस में ये सारा पीसीएम जो है ना काम करता है। अच्छा, फिर हमारे पास थ्री डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड है पर पीसीएम के। पीसीएम हमारे पास तीन मेथड के थ्रू काम करता है। एक हमारे पास इसका आइडियल सैम्पलिंग है, एक नेचुरल सैम्पलिंग है एंड हमारे पास एक जो है ना प्लेट टॉप सैम्पलिंग है। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए आइडियल सैम्पलिंग, इसको हम ज़रा डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है और इसमें हमारे पास जो डेटा है जो ट्रांसमिशन हो रही है एनालॉग फॉर्म में, तो वो इस फॉर्म में है, देख रहे हैं ना। अब ज़रा हर किसी का जो अपना वो साइकिल है वो एक दूसरे से चेंज है, क्लियर है, चेंज है कि नहीं, देख लें। तो एन से यहाँ से लेके हमारे पास टोटल टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, टाइम ऑफ सेकेंड। तो ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल है। अब जरा आप नेचुरल सैम्पलिंग पर, ये जो था हमारे पास आइडियल सैम्पलिंग है, क्लियर है। अब जरा नेचुरल सैम्पलिंग पर आएंगे तो आप देख सकते हैं जब हमारे पास डिजिटल ट्रांसमिशन हो रही है एनालॉग से डिजिटल ट्रांसमिशन, तो वो पहले किस फॉर्म में होती है। आप जरा इस हर साइकिल का जो अपना लेंथ है वो जरा देख ले कि यहाँ हाई है, यहाँ कितना वो लो कितना वो हो रहा है। तो ये हमारे पास नेचुरल सैम्पलिंग है। अब जरा हम प्लेट टॉप सैम्पलिंग पर आएंगे तो देख लें कि हर जो साइकिल है उसका प्लेट कितना वो है, क्लियर है। तो एनालॉग सिग्नल इस वो कन्वर्जन कर रहा है और वो फ्लो हो रही है। और हमारे पास ये बेसिकली तीन पीसीएम के सैम्पलिंग मेथड थे जो कि आइडियल सैम्पलिंग है, नेचुरल सैम्पलिंग एंड प्लेट टॉप सैम्पलिंग। अच्छा, यहाँ पर भी एक बात नोट करनी है कि अकॉर्डिंग टू द नाइकॉस थ्योरम द सैम्पलिंग रेट मस्ट बी एटलीस्ट 2 times द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट इन द सिग्नल। कि हमने जो नाइकॉस थ्योरम पढ़ा है उसी के मुताबिक हमारे पास जो सैम्पलिंग रेट होगा वो मस्ट क्या होगा, एटलीस्ट जो है ना 2 times हाईएस्ट होगा, फ्रीक्वेंसी होगी जो कंटेंट होगा इस सिग्नल में। ओके, फिर नाइकॉस सैम्पलिंग रेट फॉर द लो पास एंड बैंड पास सिग्नल के लिए वो क्या है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड, और ये हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और ये इनके दरमियान में हमारे पास बैंडविड्थ है जो कि लो पास सिग्नल। तो नाइकॉस रेट जो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास नाइकॉस रेट का वो रिजल्ट आएगा। तो ये हमारे पास लो पास सिग्नल थे। अब हम जरा बैंड पास सिग्नल पाएंगे तो आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसकी जो मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ये जरा दरमियान में इसका ये बैंडविड्थ है, क्लियर है। यहाँ पर आप देखिए इसे होल था, इसमें जरा दरमियान में, तो इसमें भी नाइकॉस का वही फार्मूला यूज होगा जो कि जिसका रेट है 2 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, अब जरा हम यहाँ पर एक एग्जांपल करेंगे। एग्जाम्पल में है कि हमारे पास क्या है कि फॉर एन इनिशिएटिव एग्जाम्पल ऑफ द नाइकॉस थ्योरम लेट अस सैंपल ए सैंपल साइन व्यू एट 3 सैंपल रेट। If of s equal है 4f 2 times the Nyquist rate, if of s equal है 2 of f Nyquist rate and if of s equal है f 1/2 the Nyquist rate। फिगर में हमारे पास दिया गया है कि फिगर नंबर 4.24 में शो किया गया है कि सैम्पलिंग एंड द सबसीक्वेंट रिकवरी ऑफ द सिग्नल। It can be seen that sampling at the Nyquist rate can create a good approximation of the original sine wave part A और सैम्पलिंग एंड पार्ट बी। ये हमारे पास ये फिगर जो है ना आएंगे उसमें आपको फिर समझ आ जाएगी। फिर पार्ट बी में क्या है कि इसमें हमारे पास क्लियर होगा सेम अप्रोक्सीमेशन बट इट इज redundant and unnecessary sampling below the Nyquist rate, जिसमें को हमने पार्ट सी में रिप्रेजेंट किया, does not produce a signal that look like the original sine wave। ओके, किस तरह है अब जरा आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास वो ए था नाइकॉस्ट रेट सैम्पलिंग, हमारे पास एस की वैल्यू हमारे पास ये होगी, तो मीन हमारे पास ये इस तरह होगा।
रिकवरी ऑफ सैंपल साइन व्यू बाय डिफरेंट सैम्पलिंग व्यू। तो मीन ये चेंज तो है ना। अच्छा, अब ज़रा आप इस पर आ जाए तो इसको ज़रा देते और सैम्पलिंग जो कि एफ ऑफ एस हमारे पास 4 ऑफ एफ होगी, तो इसकी हम जो वैल्यू को लेंगे तो हमारे पास इस तरह होगी। और अगर हम अंडर सैम्पलिंग एफ ऑफ एस हमारे पास एफ की वैल्यू होगी तो उसका हमारे पास ये दोनों किस्सा होगा। क्लियर है? तो दोनों में आप ज़रा चेंजेस देख सकते हैं ना। ये इसमें जो इस फिगर की सारा जो डिटेल है ये हमारे पास इसमें है। सही है? कौन सा एग्जांपल में है ये? इस एग्जांपल को 4.0 जो है ना इसको हमने इसमें फिगर में वो शो किया है। क्लियर है? अच्छा, फिर हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल 4.7 में है कि इसमें हमारे पास है कि कंसीडर द रिवोल्यूशन ऑफ ए हैंड ऑफ ए क्लॉक। क्या है? हाथ की जो घड़ी होती है ना, so the second hand of a clock has a period of 60 seconds. According to the Nyquist theorem, we need to sample the hand every 30 seconds. T of S equal है T और S equal है 2 of 8. एंड फिगर में आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आएगा कि the sample point and order are 12, 6, 12, 6 ये हमारे पास वैल्यू दिया गया होगा। The receiver of the samples cannot tell if the clock is moving forward or backward. And part B, we sample a double rate, the Nyquist rate every 15 seconds. The sample point are 12, 3, 6, 9 and 12. The clock is moving forward. And part C, we sample below the Nyquist rate T of S equal T or F of S हमारे पास F के बराबर है। So the sample point are 12, 9, 6, 3 and 12. Although the clock is moving forward, the receiver thinks that the clock is moving backward. क्लियर है? तो चलो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ हमारे पास इस नेक्स्ट फिगर में क्लियर हो जाएगी। हाँ ये है। तो आप इन डिफरेंस घड़ियों को ज़रा देख ले, वॉच को देख ले कि सैंपल ऑफ ए क्लॉक विद ओनली वन हैंड के में है तो सैंपल कैन मीन दैट द क्लॉक इज मूविंग एदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो देख सकते हैं 12 से 6 एंड 6 से 12 एंड अगेन 6 एंड 12 क्या है। तो सैंपल एट Nyquist रेट हमारे पास T ऑफ S हमारे पास T 1/2 दिया गया है। तो आप इस घड़ी की चक्कर को जरा देख लीजिए, यहाँ 12 है, यहाँ 6 अगेन 12 6 12। तो इस तरह हमारे पास ये चक्कर जो है ना ये चलता रहेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जरा फिगर बी में देख रहे तो और सैम्पलिंग अबोव द Nyquist रेट, तो इसमें टाइम ऑफ सेकंड जो दिया है T 1/4 दिया है। तो आप इसमें भी सारा चक्कर देख सकते हैं घड़ी का। तो सैंपल शो क्लॉक इज मूविंग फॉरवर्ड, जो कि फॉरवर्ड में इसमें हो रहा है। देखिए 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 एंड ये। अच्छा, फिर यहाँ अंडर सैम्पलिंग बिलो Nyquist रेट के हमारे पास जो वैल्यू दी गए तो आप घड़ी को इस तरह देख सकते हैं। तो सैंपल शो क्लॉक इज मूविंग बैकवर्ड। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे पास दिया गया है। एग्जांपल में है कि क्या है कि एन एग्जांपल रिलेटेड टू एग्जांपल 4.7 पिछला जो एग्जांपल है उसके रिलेटेड ये एग्जांपल ये हमारे पास क्या है कि सीमिंगली बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द व्हील ऑफ द फॉरवर्ड मूविंग कार एज ए इन ए मूवी। This can explain by under sampling a movie as film at 24 frames per second. If a wheel is rotating more than 12 times per second, the under sampling create the impression of a back rotation. क्लियर है कि हमारे पास अगर एक व्हील हो या कुछ हो, अगर वो हमारे पास ज़्यादा रोटेट हो जाए 12 से ज़्यादा तो मीन इसको हम फिर अंडर सैम्पलिंग ही कंसिडर करेंगे। इम्प्रेशन इसका ये होगा बैकवर्ड रोटेशन का। क्लियर है? अच्छा, अब ज़रा एक दूसरा एग्जांपल है कि टेलीफोन कंपनीज डिजिटाइज वॉइस बाय अज्यूमिंग ए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 4000 हर्ट्ज। द सैम्पलिंग रेट देयरफॉर इज 8000 सैंपल पर सेकेंड। ओके, इस एग्जांपल में जरा देखिए कि कम्प्लेक्स लो फास्ट सिग्नल हैज ए बैंडविड्थ ऑफ 200 किलोहर्ट्ज। व्हाट इज द मिनिमम सैम्पलिंग रेट फॉर दिस सिग्नल। तो सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे कि द बैंडविड्थ ऑफ द लो फास्ट सिग्नल एज बिटवीन 0 एंड f होगा। तो जहाँ पर हमारे पास f इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड द सिग्नल, देयरफॉर वी कैन सैंपल दिस सिग्नल एट 2 टाइम। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 200 किलोहर्ट्ज। तो सैम्पलिंग इज देयरफॉर क्या है हमारे पास 400 सैंपल पर सेकेंड। ओके,
Next example, a complex bandpass signal has a bandwidth of 200 kilohertz. What is the minimum sampling rate for this signal? तो solve करेंगे. We cannot find the minimum sampling rate in this case because we do not know where the bandwidth rate ends. We do not know the maximum frequency in the signal. तो इसको हम ज़रा इस फिगर के थ्रू ज़रा रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वांटिटाइजेशन एंड इनकोडिंग ऑफ ए सैंपल सिग्नल. तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्वांटिटाइजेशन कोड्स है, ये हमारे पास नॉर्मलाइज एम्पलीट्यूड है एंड ये हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट करता है. तो आप ज़रा यह नॉर्मलाइज टाइम वैल्यू में देख लें, यही वैल्यू है इसकी. नॉर्मलाइज क्वांटाइज वैल्यू ये है हमारे पास, नॉर्मलाइज एरर की वैल्यू एंड क्वांटिटाइज कोड ये है एंड हमारे पास एनकोड वर्ड ये दिया गया है. तो आप ज़रा इसकी अलग अलग ये वैल्यू इसके साथ कंपेयर करके वो कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल है कि व्हाट इज द SNR/dB एंड एग्जांपल ऑफ फिगर 4.26 में हमारे पास क्या है. तो सॉल्व करेंगे कि वी कैन यूज द फार्मूला टू फाइंड द क्वांटिटाइजेशन. वी हैव 8 level and 3 weight per sample. So SNR/dB तो क्या हमारे पास बराबर है 6.02 into 3 प्लस 1.76. जो इसको हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सैम्पलिंग इसको हम ज़रा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू 19.82 dB आएगा. इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लेवल इंक्रीज द SNR. जितने हम नंबर ऑफ लेवल को इंक्रीज करेंगे इतना हमारे पास SNR इंक्रीज होगा. अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है ए टेलीफोन सब्सक्राइबर लाइन मस्ट हैव द SNR/dB अबोव 40. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बिट फॉर सैंपल. पर हमारे पास कितने वो होंगे बिट्स. तो सॉल्व करेंगे. वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ बिट एज. तो आप लोगों ने फार्मूला याद होगा, सही है. फार्मूला SNR/dB जो कि 6.02 NB प्लस 1.76, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 40 आएगा और इसकी जो हमारे पास इनकी वैल्यू होगी हमारे पास 6.35 होगी. तो टेलीफोन कंपनीज यूजुअली असाइन 7-8 बिट पर सैंपल. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है. नेक्स्ट एग्जांपल में है कि वी वांट टू डिजिटाइज the human voice. what is the bit rate assuming 8 bit per sample. अगर हम 8 bit और पर सैंपल करेंगे तो हमारे पास कितना वो इसका बिट रेट होगा. ओके, तो क्या है कि the human voice normally contain frequency from 0 to 4000 hertz. so the sampling rate and bit rate are calculated as sampling rate 4000 multiplied 2 तो हमारे पास 8000 सैंपल आएंगे सेकेंड. फिर बिट रेट 8000 मल्टीप्लाई 8 तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे 64,000 बिट पर सेकंड आएगा और जो कि हमारे पास 64 किलोबिट पर सेकंड के बराबर है. क्लियर है. अच्छा, अब ज़रा यहाँ फिगर के थ्रू समझाएंगे. क्या है कि कंपोनेंट ऑफ ए PCM रिकॉर्डर है. तो आप ज़रा इसमें देख सकते हैं डिफरेंट लेवल है हमारे पास, टाइम एंड एम्पलीट्यूड. तो अब ज़रा यहाँ पर हम कोई मैसेज सेंड करेंगे, डिजिटल ट्रांसमिशन होगा तो वो डिजिटल डेटा जो है ना मेक एंड कनेक्ट सैंपल, फिर उसको लो पास फिल्टर. तो लो पास फिल्टर इन दोनों के दरम्यान में जो कुछ होगा वो इसी तरह होगा. इस तरह मुख्तलिफ लेवल यूज़ होंगे. उसके बाद हमारे पास फिर ये इस फॉर्म में आएगा. सही है, इस तरह एनालॉग फॉर्म में हमारे पास आएगा. अच्छा, फिर एग्जांपल है कि वी हैव ए लो फास्ट एनालॉग सिग्नल ऑफ 4 kilohertz. If we send the analog signal, we need a channel with a minimum bandwidth of 4 kilohertz. If we digitize the signal and send 8 bit per sample, we need a channel with a minimum bandwidth of 8 multiplied 4 kilohertz, जो कि हमारे पास 32 किलोहर्ट्ज के बराबर है. ओके, तो द प्रोसेस ऑफ द डेल्टा मॉड्यूलेशन है. तो वो हमारे पास देख ले कि जनरेटेड बाइनरी डेटा हमारे पास, आपको पता है डिजिटल डेटा बाइनरी डेटा हमारे पास इस तरह होगा ना, और ये हमारे पास डिजिटल फॉर्म में एंड एनालॉग फॉर्म में इसकी कन्वर्जन हो. अब यहाँ से यहाँ तक इसका वो पूरा एक साइकिल जो हो रहा है इसके टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ऊपर जितना इसका एम्पलीट्यूड होगा एक एक ब्लॉक जो है ना उसका डिस्टेंस मालूम करेगा. क्लियर है.
अच्छा, अब ज़रा डेटा मॉड्यूलेशन कंपोनेंट को ज़रा अब हम स्टडी करेंगे। बेसिकली हमारे पास डेटा मॉड्यूलेशन के तो 3 कंपोनेंट है। हमारे पास कंपेरेटर है, डिले यूनिट होता है एंड स्टेयर केस मेकर होता है। अब हम इस पूरे प्रोसेस को ज़रा समझाएंगे। तो आप जिस तरह कोई मैसेज सेंड करते हैं, वॉइस मैसेज होता है, वो इस तरह एनालॉग फॉर्म में हमारे पास होता है। क्लियर है? वो जब डीएम मॉड्यूलेटर से गुजरेगा तो पहले वो क्या कंपेरेटर पर आएगा। कंपेरेटर से वो तो इस तरह डिजिटल में होगा, लेकिन वो क्या होगा, वो पहले स्टेयरकेस मेकर में आएगा, वहाँ से डिले होगा, फिर अगेन कंपेरेटर में आएगा, और इस तरह ये सारा प्रोसेस करता रहेगा। और इस तरह हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल है वो डिजिटल डेटा में इस तरह कन्वर्ट होगा। ओके, ये हमारे पास डेल्टा मॉड्यूलेशन कंपोनेंट है। तो उसमें भी हमारे पास वही 3 कंपोनेंट है, स्टेयरकेस मेकर, लो पास फिल्टर एंड डिले यूनिट। फर्स्ट वन हमारे पास जो डिजिटल डेटा होगा तो हमारे पास इस तरह 01 फॉर्म में आएगा। उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेयरकेस मेकर में सेंड होगा, फिर वहाँ से वो होकर लो पास में जाएगा, और या तो हम उसको डायरेक्ट एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। अगेन हम अगर उसको रिपीट करना चाहे तो हम उसको डिले यूनिट में ले आएंगे, अगेन वहाँ से स्टेयरकेस मेकर में। अगर मतलब यहाँ पर कोई डिले वगैरह हो गया तो यहाँ पर वो डिले यूनिट में आएगा, और यहाँ से दोबारा स्टेयर मेकर में आएगा, और अगेन लो पास फिल्टर होकर एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होगा। ओके, तो ये तो हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल वो सारा कुछ था। अब हम ज़रा थोड़ा सा ट्रांसमिशन मोड पढ़ेंगे। सही है, ट्रांसमिशन मोड आप लोग ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, आज हम इसको ज़रा और ही डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसमिशन ऑफ द बाइनरी डेटा अक्रॉस a link can be accomplished in either parallel or serial mode. In parallel mode, multiple bits are sent with each clock tick. In serial mode, one bit is sent with each clock tick. While there is only one way to send parallel data, there are 3 subclasses of the serial transmission: asynchronous, synchronous and asynchronous. तो ये बेसिकली हमारे पास इतने हैं। अच्छा, अब हम जब इस सेक्शन में जिन टॉपिक को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास वन इज पैरेलल ट्रांसमिशन होगा एंड सेकंड इज क्या होगा, सीरियल ट्रांसमिशन होगा। ओके, तो आपको पता है डेटा ट्रांसमिशन एंड मोड बेसिकली हमारे पास 2 होते हैं डेटा ट्रांसमिशन। वन इज पैरेलल होता है एंड सेकंड इज सीरियल होते हैं। पैरेलल बेसिकली हमारे पास वन फ्लो में मुख्तलिफ लाइन में मीन पैरेलल ये एक टाइम में ये फ्लो करता है, जबकि सीरियल में हमारे पास 1 चैनल होगा और डिफरेंट जो है ना स्टेप बाय स्टेप वो यूज़ करेंगे और इस तरह ट्रांसमिशन होगा। अच्छा, जो सीरियल है इसको हमने अगेन 3 में डिवाइड किया। एक हमारे पास एसिंक्रोनाइज है, एक हमारे पास सिंक्रोनाइज है, एंड हमारे पास वन जो है ना आइसोंक्रोनाइज है। अच्छा, जो पैरेलल ट्रांसमिशन है, ओके, तो चलो पहले ज़रा हम पैरेलल ट्रांसमिशन को ज़रा डिस्कस करते हैं। सही है। अच्छा, पैरेलल ट्रांसमिशन हमारे पास वो तरीका है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि वो ग्रुप जिसमें हमारे पास बिट जो है ना हम सेंड करते हैं सेम टाइम पर मल्टीपल वायर में हम इसको सेंड करते हैं, और हमारे पास वो वायर जो हो, वो चैनल जो मीडियम हो, वो हमारे पास किस तरह हो, वो एक दूसरे के पैरेलल हो। जैसा अब आप देख सकते हैं ना, ये हमारे पास एक सेंडर कंप्यूटर है, ये हमारे पास एक रिसीवर कंप्यूटर है। तो हम अब सेंडर से मैसेज सेंड कर रहे और वो रिसीवर पहुंचेगा, लेकिन हमारे पास वो अलग अलग चैनल पर होंगे। क्लियर है? अब ज़रा इस बिट्स को देख लीजिए, हमारे पास 8 बिट्स हैं, हम सेंड करते हैं टुगेदर, एक साथ इसको सेंड करते हैं। तो जब हम पैरेलल ट्रांसमिशन करेंगे, पैरेलल में मैंने कहा ना कि हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारे पास वो तरीका होता है कि हम में इसको जो बिट्स ऑफ ग्रुप ऑफ बिट्स होता है उसको हम सेम टाइम में और मल्टीपल जो चैनल होते वायर होते उसी के थ्रू उसको सेंड करते। तो हमारे पास पैरेलल होगा, मीन के सारे जो है ना आप देख रहे ये सारे लाइन जो है ना एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, मीन सारा जो बिट्स हम सेंड कर रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल सेंड हो रहे। क्लियर है? तो हमारे पास 8 बिट है जो हम टुगेदर सेंड करते हैं, और आप देख सकते हैं ये सारे कि वी नीड 8 लाइन, तो हमारे पास 8 लाइन की भी ज़रूरत होगी। जिस तरह हमारे इसका जो सिंगल रोड होता है, तो सिंगल रोड पर आप देखते हैं एक मतलब जो एक गाड़ी जाने वाली होती है
मतलब एक गाड़ी जाती है, फिर इसके पीछे दूसरी जाती है, तो फिर अगर फर्स्ट वाली गाड़ी जो है ना अगर खराब हो जाए तो मीन लास्ट वाली कितनी भी गाड़ियाँ जा रही तो वो सारे इसी वजह से रुक जाती हैं ना। क्लियर है? तो वो हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास बहुत डिसएडवांटेज उसका है। तो असल में यहाँ पर पैरेलल ट्रांसमिशन की ये है, जैसा हमारे पास मोटरवे होता है, मोटरवे पर हमारे पास इस तरह पैरेलल से होती है ना, तो हर जो है ना अपने अपने रूट पर हर गाड़ी जाती है, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती है और वो जल्दी भी पहुँच जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम डेटा सेंड करते हैं 8 बिट्स का, और वो 8 वायर जो है ना उस पर भी वो फ्लो हो रही है, तो मीन वो रिसीव को उस तरह होगा। अच्छा, तो यहाँ पर है कि हमारे पास इसको हम यूजुअली यूनि डायरेक्शन भी ले सकते हैं, ये हमारे पास यूनि डायरेक्शन होता है, और इसमें जो हर बिट होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं एक सेपरेट लाइन के ऊपर हमारे पास ये ट्रांसमिट होते हैं। तो आप देख लेना ये हमारे पास ये क्या है, अलग अलग सेपरेट लाइन है। और जो हमारे पास इसका जो इंटरनल ट्रांसफर ऑफ डेटा होगा इन कंप्यूटर में, तो हम इसको पैरेलल मोड में ही करेंगे। क्लियर है? अच्छा, और फिर जो डेटा ट्रांसमिशन होगा बिटवीन हमारे पास क्या हो, कंप्यूटर एंड प्रिंटर के दरमियान में हम इस तरह कोई पैरेलल ट्रांसमिशन जो कुछ भी हो तो हमारे पास हो, इसके लिए हम पे यूज़ करते हैं। पैरेलल ट्रांसमिशन बेसिकली फास्टर होता है। अगर इसमें क्या होते हैं कि सारे जो बिट होते हैं ना सेंड करते हैं हम एक ही टाइम में। तो आप देखें ना, अभी मैं 8 बिट को सेंड कर रही हूँ एक ही टाइम में, तो एक ही झटके में वो पहुँच जाएंगे। क्लियर है? अगर मैं इसको किसी दूसरे ट्रांसमिशन के थ्रू करूँ, जिस तरह अब इसके बाद मैं पढ़ूंगी सीक्वेंस सीरियल में, तो उसमें फिर क्या होगा, ये 8 बिट में सेंड करूँगी, पहले ये एक जब इसी एक उसमें फिर एक वायर यूज़ होगा, तो उसमें फिर क्या होगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप होगा, तो वो फिर ज़रा स्लो होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो थी मेरे पास पैरेलल ट्रांसमिशन, मीन कि हमारे पास इसमें जो ट्रांसमिशन होगा, डिजिटल हो इनलाक हो, जिस तरह भी ट्रांसमिशन हो, वो हमारे पास क्या हो, पैरेलल में हो। एक ही टाइम में हम बहुत सारे डेटा को मुख्तलिफ चैनल पर सेंड करते हैं। ओके, अब इसके बाद हम ज़रा सीरियल ट्रांसमिशन को ज़रा समझेंगे। आप फिगर में देख सकते हैं हमारे पास सेंटर साइड है, ये हमारे पास रिसीवर साइड है। सेंटर साइड में हम ये इतना डेटा जो है ना पैरेलल सीरियल कन्वर्टर में जो है हम इतना सारा डेटा जो है ना इस रिसीवर साइड को सेंड करना चाहते हैं। क्लियर है कि हमारे पास ये डेटा वहाँ पर पहुँचे, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है सीरियल ट्रांसमिशन जो है ना हमारे पास क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप ट्रांसमिशन होता है। ये हमारे पास वो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं जिसमें हम डेटा जो है ना सेंड करते हैं 1 बिट एट ए टाइम, मीन कि एक बिट जाएगा, सही है, जैसा मैंने इस बिट को पकड़ लिया, इसको मैंने सेंड कर लिया, यहाँ पहुँच गया, फिर इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएगा, तो इसमें 8 बिट्स हम सेंड करते हैं वन आफ्टर द अदर, एंड वी नीड ओनली 1 लाइन वायर। इसमें हमारे पास एक ही लाइन की ज़रूरत होगी, चैनल की ज़रूरत होगी। इस एक चैनल पर हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा जाएगा, तो मीन फिर तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह वो होगा ना, मीन के सीक्वेंस में होगा, ये जाएगा तो तब फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो इस तरह सारे सीक्वेंस में आएंगे। और इस तरह आप देख रहे यहाँ पर सीरियल एंड पैरेलल कन्वर्टर के थ्रू। तो यहाँ पर एक बात ये है कि इस तरह हमारे पास कोई भी ट्रांसमिशन मैट है जिसमें हमारे पास डेटा जो है ना क्या हो, स्टेप बाय स्टेप हो, सीक्वेंस में फ्लो हो रहा है, ट्रांसमिशन हो, तो हमारे पास सीरियल ट्रांसमिशन कहलाता है। तो द कैरेक्टर बिट जो है ना हमारे पास सेंड होगी, इसमें सीक्वेंशियली होंगे। क्लियर है ना? अब सीक्वेंशियली ये हो गए ना, सही है, ओके, सीक्वेंशियली इसमें होंगे। और सीरियल ट्रांसमिशन जो हमारे पास स्लो होगा पैरेलल ट्रांसमिशन के, क्योंकि इसमें डेटा जो है हम सेंड करते हैं सीक्वेंशियली 1 बिट बाय एट अ टाइम, मीन कि एक अब ये टाइम है, हमने ये सेंड कर लिया, फिर दूसरे टाइम हम ये सेंड करें, इस तरह। जबकि पिछले वाले में पैरेलल ट्रांसमिशन में हम ये सारा डेटा एक ही झटके में वो क्या कहते हैं सेंड करते थे, तो वो पैरेलल था, डिफरेंट लाइन्स थी, और हमने मतलब एक एक बिट जो था हमने डिफरेंट वो लाइन को दिया था। अब यहाँ पर हमारे पास लाइन एक है, चैनल एक है, लेकिन डेटा ज़्यादा है, तो अब एक एक हम उसको सेंड करेंगे। क्लियर है? ओके, तो ये तो हमारे पास थोड़ा सा सीरियल ट्रांसमिशन था। और सीरियल ट्रांसमिशन में भी हमने जिस तरह एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे दूँ सीरियल ट्रांसमिशन का, कि जो टेलीफोन लाइन होते हैं, ये वाला तरीका जो है हमारे पास जो डेटा हम ट्रांसमिशन करते हैं इसको में यूज़ करते हैं, से ये टेलीफोन उस लाइन में हम ये सीरियल ट्रांसमिशन वाला मेथड यूज़ करते हैं। और इसमें हर इंडिविजुअल बिट जो होता है वो हमारे पास क्या करता है, या इंफॉर्मेशन जो है ट्रेवल होता है अपने ऑन कम्युनिकेशन पाथ में, जिस तरह आप देखिए। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट कर ले कि इन सिंक्रोनाइज
In a synchronized transmission, we send one start bit at a beginning and one more stop bit once at the end of each byte. There may be a gap between each byte. अब इसके बाद हम ज़रा इसके जो अगेन हमारे पास क्या है सीक्वेंशियल के हमारे पास अगेन जो और टाइप से सिंक्रोनाइजेशन है एसिंक्रोनाइजेशन है वो सारा हम अब ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सही है, तो हमारे पास एसिंक्रोनाइज जो है ना हमारे पास इसमें ट्रांसमिशन में हम सेंड करते हैं वन स्टार जो है ना, सही है, वन स्टार्ट बिट जो है ना 0 हमारे पास द बिगनिंग एंड वन स्टार्ट वन या वन से ज़्यादा जो हम मोर स्टॉप बिट जो है ना 1 एट द एंड ऑफ ईच बाइट देयर मे बी ए गैप बिटवीन देम बिटवीन ईच बाइट। अच्छा, फिर हमारे पास एसिंक्रोनाइज हियर मीन एसिंक्रोनाइज एट द बाइट लेवल बट द बाइट आर स्टिल सिंक्रोनाइज देयर ड्यूरेशन आर सेम। क्लियर है? ओके, तो सब मैं थोड़ा सा ज़रा यहाँ पर आपको समझा भी दूंगी और यहाँ फिगर के थ्रू भी आप इस सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन को समझ लेंगे। अब देखिए हमारे पास सेंडर साइड से हम मैसेज सेंड कर रहे, रिसीवर को वो पहुँचेगा। अब हम जो मैसेज सेंड कर रहे वो मैसेज हमारे पास वो क्या होगा, डायरेक्शन अपलू किस तरह होगी। सही है, अब ज़रा इस छोटे वाले ये एक पैकेट है, इस एक पैकेट को हमने यहाँ उठा लिया। यहाँ पर आपको समझाने के लिए क्या है कि इस पैकेट का जो फर्स्ट बिट होगा वो हमारे पास टॉप बिट को रिप्रेजेंट करेगा, दरमियान में सारा डेटा होगा और जो लास्ट बिट होगा वो रिप्रेजेंट कर हमारे पास स्टार्ट बिट को। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अब ज़रा देख ले 1 मीन स्टॉप एंड 0 मीन स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये सारा डेटा जो है ना हमने इसे सेंड कर लिया, वो हमारे पास प्राइम में कन्वर्ट होगा। प्राइम में हम हमारे पास क्या होगा, डिवाइड हो गया। जब वो प्राइम में डिवाइड हो गया तो मीन ये हमारे पास उसी तरह वो डेटा है और ये हमारे पास किस चीज़ को ये हमारे पास स्टार्ट है। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास स्टार्ट है। फिर ये दरमियान में खाली जगह जो है ये हमारे पास गैप बिटवीन है डेटा यूनिट के। फिर अगेन दूसरा प्राइम स्टार्ट होगा, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा कि स्टॉप बाइट ये डेटा एंड ये हमारे पास स्टार्ट बाइट। अच्छा, अगेन ये प्रेम इस तरह, तो इस तरह इस बार में हमारे पास डेटा जो है ना वो हाँ मुंतकिल हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ज़रा इस सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन के बारे में बता दूँ कि इसमें जो डेटा होते हैं हम ट्रांसमिट करते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। क्लियर है ना? अब यहाँ पर हमने ये डेटा सारा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसको सेंड कर लिया और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इर्रेगुलर गैप होंगी इसके दरमियान में। इर्रेगुलर गैप का मीन के इसमें हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि मीन के सारे सेम हो, तो इर्रेगुलर गैप इसमें होती है। मीन यहाँ पर गैप छोटा हो यहाँ पर बड़ा हो तो ये इस तरह होगा। अच्छा, फिर इसके बाद है कि कैरेक्टर इसमें हम जो ट्रांसमिशन करेंगे यहाँ पर जो इरेगुलर गैप हम इस कैरेक्टर के दरमियान में होगा तब इस तरह हम ट्रांसमिशन करेंगे और ये हमारे पास बहुत ही चीप इम्प्लीमेंट होगी, बहुत ही मतलब चीपर तौर पर हमारे पास इम्प्लीमेंट होगी क्योंकि हमारे पास जो डेटा होते हैं ये हम यहाँ पर सेव नहीं कर सकते। जब हम इसको सेंड करते हैं यहाँ डेटा हम उसको जब सेंड करते तो उससे पहले हमारे पास ये इसमें सेव नहीं होगा, तो ये हमारे पास एक चीपर मेथड है, चीपर इम्प्लीमेंट है। क्लियर? अच्छा, तो इसमें ये भी है कि हम इसको यूज़ करेंगे, स्पेशल स्टार्ट सिग्नल यूज़ करेंगे। अभी मैंने जिस तरह बताया ये हमारे पास स्पेशल सिग्नल हम इसके लिए यूज़ करेंगे। ये हमारे पास स्टार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास स्टॉप को रिप्रेजेंट करता है। या जो सिग्नल जो है ना ट्रांसमिटेड होंगे बिगनिंग में कोई मैसेज करता है या हमारे पास लास्ट में ये मैसेज जो है ना सिग्नल को शो करेगा। तो इस तरह जो सारा कुछ है ना तो कैरेक्टर के बारे में हमारे पास इस तरह ट्रांसमिशन सब चीज़ें होगा। क्लियर है ना कि हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करेंगे, लेकिन इसमें पास जो है ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है एंड ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, जो हमारे पास स्टार्ट बिट होगा इसकी वैल्यू जो है ना हमारे पास 0 होगी। क्लियर है? अब देख लेना यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट भी किए, इसका कलर जो रेड येलो है और जिसमें वैल्यू 0 है ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, स्टार्ट बिट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ना? ये स्टार्ट बिट को रिप्रेजेंट करेगा। मीन ये 0 आ जाए तो मीन यहाँ समझे कि यहाँ पर ये बिट जो है ना स्टार्ट हो गई और इसको हम स्पेस स्टेट भी कहते हैं। तो जो हमारे पास जो वैल्यू होगी 0 की ये शो करेगा कि जो कैरेक्टर जो है ना इसके बारे में कहाँ पर ये ट्रांसफर होगा। तो जो अलर्ट करता है जो रिसीवर एंड गेट करेगा फिर दूसरे रिसीवर को
क्लियर है। यहाँ मतलब देखिए ना, हमने डेटा वो सेंड कर, यहाँ पर हो गया कि स्टॉप, और यहाँ पर हो गया क्या, यहाँ पर हो गया स्टार्ट, और यहाँ पर होगा तो ये अलर्ट करके स्टार्ट टू, यहाँ पर ये सारी चीज़ें स्टॉप हो गए, मतलब आगे दूसरा जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये रिसीव करेगा इस तरह कैरेक्टर को। अगर हमारे पास ये स्टार्ट बिट जो है ना, इसकी वैल्यू जो है ना 1 हो, तो ये शो करेगा कि जो लाइन जो है ना ये हमारे पास आइडल है, क्योंकि ये हमारे पास इसको कहते हैं मार्क स्टेट भी इसको हम कहते हैं। क्लियर है। क्या कहा मैंने कहा कि अगर हमारे पास जो स्टार्ट बिट होता है इसकी वैल्यू 1 आ जाए, स्टार्ट बिट यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या 0, तो इसका मतलब है स्टार्ट बिट। क्लियर है ना। अगर हमारे पास ये स्टार्ट बिट जो है ना ये इसकी वैल्यू 1 आए, तो ये शो करेगा कि जो लाइन जो है ना हमारे पास इस टाइम आइडियल है। 0 रिप्रेजेंट करके यहाँ स्टार्ट हो गया ये प्रोसेस। जब यहाँ पर 1 कभी आ जाए तो मीन यहाँ पर ये आइडियल है ये प्रोसेस। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, तो ये तो था हमारे पास सिंपल सा सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन के बारे में, कि इसमें हमारे पास जो देखिए सेंडर होगा, ये हमारे पास रिसीवर होगा, और ये हमारे पास वो फ्रेम हो गया। तो वो फ्रेम हमारे पास स्टॉप डेटा एंड स्टार्ट मीन कि ये हमारे पास यहाँ पर देख रहे कि हमारे पास क्या है स्टॉप डेटा एंड स्टॉप, स्टॉप डेटा एंड स्टार्ट। क्लियर है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। ओके अच्छा, नोट है कि इन synchronized transmission we send bit one after another without start or stop bit or gate. It is the responsibility of the receiver to group the bytes. Okay. सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन में अब मैं थोड़ा सा ज़रा आपको समझाऊं। सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन भी हमारे पास वो ट्रांसमिशन होता है, वो ट्रांसमिशन का वो क्या है कि इन सिंक्रोनाइज मोड में या इसकी जो ट्रांसमिशन होता है ये हमारे पास क्या काम करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं सेव करते हैं डेटा को ट्रांसमिशन में, लेकिन ब्लॉक बाई ब्लॉक इसको हम सेव करते हैं, साथ ट्रांसमिट भी करते हैं। और इसमें हमारे पास जो हर ब्लॉक होगा ये मुश्तमिल होगा बहुत सारे कैरेक्टर पर, और इसमें हम यूज़ करेंगे क्लॉक के वो कंट्रोल कर सके, हमारे पास जो टाइमिंग चल रहा है इस टाइम को वो कंट्रोल कर ले। बिट भी हम इसमें सेंड कर सकते हैं, तो हमारे पास जो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं इसमें हम ट्रांसमिटेड करते हैं एक सिंगल टाइम में, और क्या कर सकते हैं मुख्तलिफ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन के साथ। समझ आ रही है। आप ज़रा इसको देख लें, ये सेंडर है, ये रिसीवर, हम कोई मैसेज सेंड करें ठीक, तो ये हमारे पास एक बड़ा फ्रेम हो गए। इस फ्रेम के अंदर हमारे पास इतना बहुत ज़्यादा डेटा होता है और इसका डायरेक्शन आप लो है क्लियर है। तो इस तरह हमारे पास ये डेटा जो है ना सारा जितना भी डेटा हो एक फ्रेम में बंद होकर हमारे पास इसकी जो ट्रांसमिशन है वो उस तरह होगी। तो ये तो थी हमारे पास सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन। अच्छा, सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन में थोड़ी सी ज़रा एक और भी मैं चंद बातें बता दूँ कि सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन हमारे पास बहुत ही फास्ट होता है अगर हम इसको एसिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन के साथ कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई गैप नहीं है। आप देख सके ना यहाँ पर गैप है, लेकिन तो दूसरी बात है अगर हम वो यहाँ पर देख लें यहाँ एक फ्रेम है ये दूसरा, तो इसके दरमियान ये एक डेटा है ये दूसरा डेटा है। अब इनके दरमियान में गैप है तो इसको ज़रा स्लो बनाता है। जबकि आप ज़रा ये देख लें कि वो सारा डेटा हम क्या करते हैं इसमें देखिए ये इनके दरमियान में गैप नहीं है ना, मतलब मुसलसल ये चला है। तो मीन ये हमारे पास क्या है तेज़ है बजाय उसके कि हमने जो पिछला उसको डिस्कस कर लिया। तो इसमें मीन के गैप नहीं है इस कैरेक्टर के दरमियान में, तो इस वजह से हमारे पास एक तेज़ तरीके है। और ये ट्रांसमिशन जो है सूटेड होता है फॉर रिमोट कम्युनिकेशन के लिए। कब सही होगा मुनासिब होगा अगर हम रिमोट कम्युनिकेशन इस तरह कर ले मुख्तलिफ कंप्यूटर के साथ या इसके जो रिलेटेड और डिवाइस होते हैं, जिस तरह प्रिंटर हो गया और डिवाइस इसके दरमियान हम कोई इस तरह नेटवर्क या कनेक्शन कर ले, तो उसके लिए फिर हम जो कम्युनिकेशन करेंगे तो उसके लिए हम जो इस तरह चीज़ यूज़ करेंगे ये सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन यूज़ करेंगे, तो ये बहुत ही मुनासिब रहेगा। ओके स्टूडेंट, आज का लेक्चर आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और अगर इसमें आपको कोई इशू आ रहा है या समझ नहीं आ रहा तो आप आप जो है ना यहाँ पर ओके स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।